अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। उसने जल्दी जल्दी में पेंटिंग का सामान अपनी गाड़ी की बैक सीट पर धरा, जिनमें कलर्स, ब्रशेस और शीट्स वगैरह शामिल थी। धरती पर बारिश के हल्के हल्के आसार नमदार होने लगे। वो कितने दिनों से इस मंजर की मतलाशी थी। गगन पर छाए बादल बेहद भले महसूस होते, दिलो रूह के बंद रीचों को वाह करते चले गए। तब शाम को ये मंजर और भी खूबसूरत हो गया था। फजा पर महकी खुशबू और दिलकश सुहाना सुकून छाया तो वजूद में उतरती खुनकी बदन से दिलो जान को मुअत्तर करने लगी। काश यही मौसम दिल के आंगन में धड़कन बनकर ठहर जाए। कोई अनजानी ख्वाहिश लबों पर मचली थी। मुस्कुराहट ने लबों का अहाता कर लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता सदा यही मौसम रहे? हल्की हल्की सी रिमझिम फजा पर खुनकी का धीमा सा सुकून, आफताब कभी धीरे से झलक दिखलाए और गायब हो जाए। सुबह भी पुरनूर और महकी ही रहे, स्याही और तारीकी का कोई वजूद ना हो। मगर ऐसा कब मुमकिन था? सोच के जाविये यकदम ही बदलने लगे। अगर किसी भी मंजर को दुआ मिल जाए तो हम उस मंजर की रंग और रनाई से उगता ना जाए। नेचर ये एक ऐसा लफ्ज है जो हमें सोचने देखने पर मजबूर कर देता है। कुदरत के जलवे हर सू बिखरे हुए थे, हर सू निखरे निखरे वो गाड़ी से टिक लगाए। इर्द गिर्द बिखरे हुए जलवे कायनात देखने लगी। इस सेटल टाउन एरिया में आबादी ज्यादा नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में मगन था। किसी को किसी से जैसे कोई सरोकार ही ना हो। जगह जगह पर फैला हुआ सब्जा रिमझिम से निखर कर मजीद हसीन हो गया। वो कुछ पल सांसें रोककर इस खुनकी के मौसम को रूह में उतार गई थी। मुंतशिर निगाहें कहीं जमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस कदर बेखुदी थी कि अपना वजूद डोलता हुआ महसूस होने लगा। मुझे अब चलना चाहिए। उसे महसूस हुआ कि अगर वो यहीं खड़ी रही तो शायद सदियां ही बीत जाएं। किस कदर खूबसूरती या कायनात, ऊपर से रंगो रानाई का बिखरता रंग ज़िबाइश। तब इंसान के वजूद की तख्लीक से कायनात और भी हसीन हो गई। क्या ऐसा हो सकता है मैं कायनात के हर पोशीदा और मदगूम राज को जान सकूं? ये जान सकूं कि कायनात के वजूद की तख्लीक का मकसद क्या है। कोई अनहोनी ख्वाहिश रूह में जागुज़ी हुई। दिल अनोखी सरशारी से भर गया। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ रही थी और दिलो रूह कहीं और ही सफ़र करने लगे थे। फूड स्ट्रीट से गुजरकर ही वो ग्रीजन एरिया में दाखिल हो गई, जहाँ की आबादी का रंग और एरिया की खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। उसने गाड़ी साइड पर पार्क की और पार्किंग एरिया की तरफ से गाड़ी से अपना मतलूबा सामान निकालकर ग्रीजन पार्क में दाखिल हो गई। वो पार्क बिलाशुबा बेहद खूबसूरत था। उस पार्क का हर हर कोना खूबसूरती से सजा हुआ था। इस वक्त शाम ढलने को थी, मगर फिर भी पूरा पार्क खूबसूरत दिलकश मौसम की बिना पर लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपने तरीके से मौसम के सुहानेपन को एंजॉय कर रहा था। फितरत के हर हर मौसम के पहलुओं को एंजॉय करने को जी चाहता था। हालांकि आजकल सर्दियां शुरू होने वाली थी। खुश्क फजा दिलो रूह में अजब सी सरशारी दौड़ाई जा रही थी। स्टैंड पर पिक्चर फ्रेम फिट किए वो नेचर का यही बरसता हुआ मंजर करतास के रंगों पर बिखेरना चाहती थी। रंग का कलम खुद ब खुद करतास पर कुछ अनोखे रंग बिखेरने को बेताब हो रहा था। तब उसकी नजर एक मंजर पर जम सी गई। ये सीन कैप्चर करने के लिए बेहतरीन था। ये सोचकर उसने कागज पर उस मंजर को रंग में डुबोकर बनाना चाहा था। वो जो कोई भी था नेचर का हिस्सा लग रहा था। उलझा उलझा सा अपने घने बालों में हाथ फंसाए वहां पड़े बेंच पर नीमतराज था और हाथ में पेंसिल और शायद कुछ कागज थे जिन पर वो गौर फिक्र कर रहा था। शायद ये गैर यकरई सा मंजर आंखों में ठहर सा गया था और वो इस मंजर को ड्रॉ करते चली गई। अभी उसे ये सीन कैप्चर करते कुछ ही देर गुजरी थी कि रिमझिम का सिलसिला तेज होना शुरू हो गया था, मगर वो वहीं खड़ी इर्द गिर्द से बेनियाज इस मंजर को बनाई चली जा रही थी और साथ साथ उस शख्स के वहां से ना उठने की दुआ भी मांगने लगी थी। बारिश का सिलसिला तवील हुआ चाहता था, मगर शायद उसकी दुआ काम आई थी। बारिश तेज होते होते फिर हल्की हो गई। थैंक गॉड, मुंह से बेख्तियार ही निकला था। वो कुछ पल के लिए उस शख्स के मंजर से बेखबर हुई थी और जो कुछ देर पहले बारिश से बेनियाज था और रिमझिम को खुद पर बरसता महसूस करके भी वो वहां से नहीं हिला था। अब वो बेंच पर दराज नहीं था। वो दर हकीकत कहीं भी नहीं था, ना ही सामने और ना ही दूर जाता हुआ नजर आया था। फिर वो कहाँ था? वो कुछ पल के लिए परेशान हो गई। ये सीन अगर कंप्लीट ना हुआ तो ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी मुकम्मल होने की। मगर मुकम्मल ना होने की ख्वाहिश क्यों कर पैदा हुई थी? वो अजीब सी उलझन में बिखरे रंगों को सोचने लगी। जब उसने अपने अकब में कोई खूबसूरत बिखरी बिखरी सी खुशबू महसूस की थी, उस खुशबू ने उसके वजूद को अपने हिसार में मुक़य्यद कर लिया था।
बेखुदी में पलकें बंद होने लगी। ब्रश जो हाथ में था छूटकर जमीन पर गिरा था, मगर उसे किसी भी चीज की फिक्र ना थी। बेअख्तियारी और बेखुदी में उसने यकदम मुड़कर अपने अकब में देखा। पल भर के लिए मबहूती तो रह गई थी, तमाम एहसासात लम्हे भर के लिए मुंजमद ही रह गए थे। वो अजनबी उससे कुछ ही फासले पर खड़ा था, निगाहें उसके सरापे पर जमी थी। वो आंखें बहुत खास थीं, जिनमें नींद का खुमार छलक रहा था। ब्राउन गहरी आंखें, पलकों की घनी झालर शर्मिंदगी से रुखसार पर आन गिरी। वो क्या कहती कि उसने उसके ही सीन को कैप्चर क्यों किया। अगले ही पल वो अजनबी कुछ आगे बढ़ा था। गिरा हुआ ब्रश उठाता वो करतास पर ना जाने कौन कौन से रंग कशीद करने लगा था। कहाँ कमी थी। वो हैरानी से साइड पर खड़ी बस उसे ही देखती रही। वो सुमाविया की तस्वीर कशी करने लगा था। यहाँ वो साइड पर खड़ी इस मंजर को पिक कर रही थी और वह हैरानी से बस उसके चलते हुए हाथों को देख रही थी। वो इस कदर महारत से सीन में अपने हाथों से एक नया रंग जगाने लगा था। जो सीन सुमाविया ने पूरे घंटे में बनाया था, उसका दूसरा हिस्सा उस अजनबी ने महज आधे घंटे में मुकम्मल कर दिया। और इस लम्हे में वो चुपचाप साइड बेंच पर बैठी ने महारत से काम करते हुए अजनबी को देख रही थी। वो वाकई अपनी जात की तरह खूबसूरत दिलकश जहन भी रखता था। डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में भूरी गहरी और सोचती हुई आंखों से वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। ऊपर से चलते हुए हाथों की महारत उसके जहन में अजब सी सरशारी के अंश जगा गई थी। क्या कोई इस कदर मुकम्मल हो सकता है, सुमाविया ने बेअख्तियारी में सोचा था। वो मुकम्मल होने पर यकीन कहाँ रखती थी, मगर जैसे ही वो अपना काम मुकम्मल करके मुड़ा, उसके चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट महसूस हुई थी। वो मुकम्मल नहीं था, मगर नहीं, वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल मुकम्मल इंसान था, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो एक नामुकम्मल और अधूरा इंसान था। बाएं हाथ में छोटी सी स्टिक पकड़े वो उसका सहारा लिए हुए था। वो पहले क्यों ना देख सकी। दिल में कोई नरम सा गोशा पैदा हुआ था, मगर सुमाविया ने कोई तासुर न दिया। वो अजनबी अपनी दिलकश आंखों के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सी इट नाउ, एवरीथिंग लुकिंग ब्यूटीफुल। अब देखिए, हर चीज बहुत खूबसूरत महसूस हो रही है। उसने पिक्चर फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए सुमाविया से कहा था। और इस कदर अपनायत का मुजाहरा वो क्यों कर गया था। शायद इस अजनबी की आदत, या अधूरे लोग दूसरों को मुकम्मल करना चाहते हैं। पिक्चर वाली वाकई बेहद अच्छी लगी थी। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपसे पूछे बगैर आपका पोर्ट्रेट कैप्चर कर लिया। सुमाविया ने झुकी हुई नजरों से उससे उंगलियां मरोड़ते हुए कहा था, मगर दूसरी तरफ अजनबी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, महज उसकी तरफ देखा था। हर चीज अक्सर नामुकम्मल रहती है, मगर हर नामुकम्मल चीज अक्सर मुकम्मल हो जाया करती है। बड़ी उलझी सी बात कर दी थी उसने। अजनबी ने। सुमाविया ने चौंक कर उसे देखा। अधूरे लोग, अधूरी बातें, अधूरे सपने और अधूरी मुलाकातें अक्सर अधूरी नहीं रहती। हर चीज अच्छी उस वक्त लगती है जब सोच मुकम्मल हो, बाकी अधूरापन खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाता है। गहरी भूरी आंखें अजब सी कशिश लिए हुए थी। वो क्या कहना चाह रहा था, क्या बावर करवाना चाह रहा था, उसे कुछ समझ न आया। उसे लगा कि शायद वो शख्स उसे अपना अधूरापन बयान करना चाह रहा था, मगर वो तो अजब सा फलसफा बोलने लगा था। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड योर लॉजिक, मुझे आपकी मंतक समझ नहीं आई। सुमाविया ने उलझी निगाह से उस शख्स पर सब कर दी थी। वो मुस्कुरा दिया और मुस्कुराहट ने जब इन लबों का अहाता किया तो और भी खूबसूरत हो गई। वो कुछ पल इसकी जानिब देखता रहा और फिर वो वापस मुड़ा। अपनी स्टिक के सहारे होले होले चलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। अधूरी बातें, अधूरी मुलाकातें, वो रविश। उसे कुछ समझ ना आया। सर झटकती वो आसमां की वसतों पर निगाहें जमा गई। बादल बरस बरस कर थके नहीं थे। हल्की हल्की बिजली भी चमकने लगी थी। उसे चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादलों से बहुत डर लगता था। रात होने का एहसास वजूद पर छाते महसूस हुआ तो वो अपना सामान समेटती गाड़ी की जाने बढ़ गई। आज का एडवेंचर बिलाशुबा बेहद खूबसूरत गया था, मगर आज के एडवेंचर में अजीब सी तिश्नगी रह गई थी। वो तिश्नगी उसको अधूरे से मुकम्मलपन का सफर तय करने पर थी। उलझी उलझी सुमाविया ने अपनी गाड़ी घर के रोड पर डाल दी। फ्लैट का दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने प्रेनी को टहलते हुए फिक्रमंद पाया था। उसे अंदर आते देखकर वो उनकी तरफ लपकी। आ गई तुम, इतनी देर क्यों लगा दी, जानती हो ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। वो सुमाविया के एक करीब खड़ी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में समाते हुए बोली थी। डोंट वरी प्रेनी, मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। वो प्रेनी को तसल्ली देते हुए बोली थी। मगर सुमाविया, यू शुड बी केयरफुल अबाउट यू, मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही क्या। बस आज से तुम ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलोगी। वो सुमाविया को प्यार करते हुए बोली। प्रेनी, आप मेरी शौक जानती है ना, मुझे ऐसे मौसम की कितनी ख्वाहिश थी। आई लव दिस वेदर। वो प्रेनी के पास से चलती हुई ग्लास विंडो के पास आन रुकी थी। बाहर रोशनियों की चमक से चुनकर आने वाले कतरे अनोखा समा पेश कर रहे थे। मुझे इश्क है इस मौसम से, रिमझिम से फजा, चाहे खुनकी की सुकून से, ये बढ़ती हुई
उनकी किस कदर हसीन लगती है। आई कांट बिलीव नेचर ने हर चीज कितने प्लान से बनाई है। जानती है प्रैनी, बर्फबारी का मौसम हो और मेरा जी चाहता है मैं पहाड़ के ऊपर बैठी बर्फबारी से लुत्फ उठाऊं। धीरे धीरे से मैं भी इस मौसम का हिस्सा बनकर अपनी जात को भुला दूं। अजब सी सरशारी थी, बेखुदी सी ये कैफियत थी जो उसे खुद से बेगाना कर गई। और प्रैनी वो उसकी तबीयत के हर पहलू से बखूबी आगाह थी। उसे जानती थी कि वो इस मौसम की कितनी दीवानी थी। मगर प्रैनी के दिल में अचानक ही पाकिस्तान के मौसम की याद ठहरी थी। वो गलियां, कूचे, बहते हुए नदी नाले, आबशारों का पानी और कभी कभार मौसलाधार बारिश, किस कदर हसीन नजारे होते थे। क्या नहीं था वहां। अपने रिश्ते, मोहब्बतें, एक दूसरे का कितना ख्याल होता था सबको। मगर एक फैसले ने प्रैनी के तमाम रिश्तों को ग्रहण लगा दिया था। जब वो तैमूर के साथ कनाडा चली आई थी तब वो मुड़कर अपने रिश्तों से कई सालों तक न मिल सकी। और तैमूर की मौत ने अपनों को उनका एहसास दिलाया था। और अगर सुमाविया उनकी जिंदगी में ना होती तो जीने का जैसे मकसद ही मुकम्मल तौर पर मांद पड़ जाता। प्रैनी की आंखों से बहते हुए अश्कों ने सुमाविया को मजीद बोलने से रोका था। वो आंखों में ढेरों हैरानी छुपाए उनकी तरफ लपकी। क्या हुआ प्रैनी, आप रो क्यों रही हैं? सुमाविया पल भर के लिए परेशानी तो हो गई थी। कुछ नहीं मेरी जान, बस पाकिस्तान की याद आ गई थी। वह आंखें साफ करते हुए बोली। इतनी मोहब्बत करती हैं पाकिस्तान से, हालांकि वहां की तमाम यादें तल्ख हैं। आपके लिए क्या दिया है पाकिस्तान ने आपको, वहां के रिश्तों ने, अपनों ने, सिवाय दुख के? क्यों प्रैनी, क्यों मोहब्बत करती हैं उस सरजमीन से? ऐसी कौन सी बात है प्रैनी के आप इतना कुछ सहकर भी उस धरती को हमेशा याद रखती हैं? सुमाविया तलखी से प्रैनी के हाथ थामे इस्तफसार कर रही थी। वो क्या पूछ रही थी? पाकिस्तान का ऐसा कौन सा रिश्ता था उनके साथ? प्रैनी इन्हें क्या बताती कि उसकी बहुत कीमती यादें इस मुल्क के खूबसूरत कोनों से वाबस्ता हैं। मेरा सब कुछ वही है, खूबसूरत यादें, बीते हुए बचपन के वो पल, वो गलियां, कूचे। और जानती हो कनाडा का ये मौसम जो तुम्हें बेहद अच्छा लगता है, पाकिस्तान में हर मौसम और भी खूबसूरत होता है। वो रिमझिम बरसात, ठंडी ठंडी हवाएं, जब शाम में उफक की लाली फैलती है तो आंगन में बैठकर रात होने का मंजर देखना बेहद दिलकश लगता है। वहां की तारों भरी रातें, गगन पर चांद का फैला हुआ गहरा खूबसूरत सा हाला बेहद पुरकशिश लगता है। तुम तो इस मौसम से इश्क करती हो और वहाँ का मौसम, वहाँ की तहजीब, मुझे यकीन है तुम्हें पाकिस्तान से अच्छा मौसम किसी भी मुल्क का नहीं लगेगा। वहाँ जो अपनापन है वो और कहीं नहीं। प्रैनी ने बेखुदी में मोहब्बत भरे लहजे में खूबसूरत यादें समोते हुए कहा था और ऐसे लग रहा था कि वो इसी मनाजिर में मुकम्मल तौर पर खो चुकी हैं। किस कदर अपनाए थी उनके लहजे में पाकिस्तान के लिए। वो हर रोज पाकिस्तान का कोई ना कोई जिक्र किसी न किसी तरह से जरूर करती थी। हम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते प्रैनी? अगर आपको वहाँ की इतनी ही याद आती है तो वहाँ चलते हैं। वो जिस मुल्क के कोने कोने से आपकी यादें वाबस्ता हैं, जहाँ अपनों ने आपको प्राया कर लिया, वहाँ चलते हैं प्रैनी। वो बात करते करते फिर से तल्ख हो गई थी। कम ऑन लीव दिस टॉपिक, मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर कॉफी पियेंगे। और तुम्हारा आज का एडवेंचर कैसा रहा वो भी थी तो तुम मुझे बताओगी, ओके? चलो कपड़े चेंज करो, हरी अप। वो मुजुब ही बदल गई थी। उसे चेंज करने का कहकर किचन की जानिब बढ़ गई और सुमाविया खुद को सोचों के दलदल में फंसते हुए महसूस करने लगी थी। अगले ही पल वो सर झटकती वॉशरूम में बढ़ गई और प्रैनी को गार्डन वाला वाकया बताने के लिए खुद को तैयार करने लगी। कनाडा जैसे मुल्क में अपना बिजनेस करना बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी, मगर सुमाविया ने अपनी मेहनत और प्रैनी की दुआओं के बलबूते पर अपना बिजनेस सेटअप किया था। उसका ताल्लुक डिजाइनिंग और डेकोरेशन के शोबे से था, जिसमें वो बहुत तरक्की हासिल कर रही थी। प्रैनी उसकी काबिलियत और जहानत से बहुत मुतमईन थी। तैमूर तरमिजी ने सुमाविया और उसके लिए बैंक में इतना पैसा तो जमा करवाया ही था कि वो दोनों बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ सेटल कर चुकी थी। प्रैनी, मैं बुटीक जा रही हूँ, आप भी जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। आज अमेरिका वाले कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग होनी है। वो जल्दी जल्दी ब्रेड स्लाइस मुंह में रखते हुए चाय का सिप लेते हुए बोली थी। प्रैनी किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल के पास चली आई थी। ब्रेकफास्ट आराम से करो सुमाविया, आई डोंट लाइक इट। पूरा दिन वहीं काम करते हुए गुजर जाएगा। अपनी तो बिल्कुल परवाह नहीं तुम्हें, ना जाने किसकी मानोगी। मेरी किसी बात की परवाह नहीं। वो बोलने पर आई तो सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। प्रैनी को सुमाविया की यह आदत बुरी तरह खिलती थी। कमन प्रैनी, आपसे बढ़कर मेरे लिए अहम कुछ नहीं, बट प्लीज डोंट बी एक्साइटेड अबाउट मी। वो उठकर उनके गले में पीछे से आकर बाहें डाल गई थी। ओके, आई एम गोइंग, बाय। वो साइड टेबल से अपना पर्स और फाइल उठाए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। गाड़ी की बैक सीट्स पर फाइल्स और पर्स रखकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रैनी ने फ्लैट के ऊपरी मंजिल से उसे जाते देखा था। दिल में ढेरों दुआओं से नवाजते हुए वो लाउंज में पड़े फोन की जानिब मुतवज्जो हो गई। मौसम मुसलसल 3-4 दिन से अबर आलूद था। रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी था। ऑफिस के रूम में खड़ी सुमाविया अपने काम में मुकम्मल तौर पर गर्क थी।
आज पूरा दिन काम की शिद्दत ने उसे बहुत मसरूफ रखा था और खुशी की बात तो ये थी कि अमेरिका वाली डीलिंग में उसे काफी प्रॉफिट हुआ था। वॉकिंग चेयर से पुश दिखाए वो खुद को रिलैक्स करने लगी जब वो अजनबी शख्स वो पुरअसरार बातें उसके जहन में ताज़ा होती चली गईं। कई दिन गुजर गए थे इस वाक़ये को, मगर न जाने क्यों वो इस बात को और इस शख्स को भूल नहीं पाई थी। उसकी अधूरी बातें क्या थीं ये अधूरी बातें, और वो जो इस अजनबी और समाविया के दरमियान हुई थी। अजीब सी उलझन थी, अनजानी बेकरारी सी दिलो रूह पर छाई थी। उसको देखकर ऐसा क्यों लगता था कि वो शख्स उसके लिए अजनबी नहीं। मुझे फिर वो मिले तो उससे पूछूं कि उसकी ज़ात मुझे बेखुद क्यों कर गई थी। वो उसका अधूरापन मुझे दुखी क्यों करने लगा था। उसे देख अनजानी सी ख्वाहिश दिल में जागती कि वो देर तक उसकी उलझी उलझी बातें सुने, और वो कौन था उसके बारे में जानने की तमन्ना सी थी। अगर वो दोबारा ना मिला तो दिल ने होने से कहा तो दिमाग ने नफी कर दी। यकीन रखना जरूरी है, बिल्कुल उसे इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि वो दोबारा जरूर मिलेगा, आज या कल या किसी भी वक्त। वो उलझते हुए खुद को मुतमईन कर गई थी। अभी वो ऑफिस से निकलने ही लगी थी जब कैथराइन का फोन आया था। वो पाकिस्तान से वापस आ रही थी। कैथराइन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। प्रेनी की ख्वाहिश पर वो उनके रिलेटिव से भी मिली थी। उसने समाविया को अपनी फ्लैट के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई। दोनों की दोस्ती आज भी या कल से नहीं थी, बल्कि इसकी दोस्ती को पूरे 10 साल बीत चुके थे। और सबसे अहम बात तो ये थी कि वो प्रेनी की चहीती थी, अक्सर व बेशतर इन्हीं के पास पाई जाती थी। समाविया की निगाहों के सामने कैथराइन का खूबसूरत दिलकश सरापा ठहर गया। वो पोनी टेल में अपनी खूबसूरत सरापे से मुस्कुराती हुई उसके सामने आन मौजूद हुई। फोन रखकर उसने ये इत्तला प्रेनी को दी थी। ठीक 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट का टाइम था, इसलिए वो ऑफिस से उसी वक्त निकलकर मार्केट जाने का इरादा कर गई थी, जहां से उसे काफी कुछ खरीदना था। मार्केट के बाहर गाड़ी रोक के वो अंदर दाखिल हुई। मिल्क, चॉकलेट, कॉफी, मार्मेड, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, आइसिंग, शुगर, ना जाने क्या कुछ। केक बनाने का तकरीबन सारा सामान ही उसने पैक करवा दिया था। मार्केट की ये शॉप बेहद ऊंची इमारत पर मुश्तमिल थी, बल्कि रियरसन मार्केट की शानो शौकत ही अपनी मिसाल आप थी। इस मार्केट एरिया में तकरीबन हर चीज पाई जाती थी, इसलिए समाविया यहीं से शॉपिंग करती थी। पेमेंट करके वो दाखिली दरवाजे से वापसी के लिए मुड़ी, मगर आने वाले शख्स ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो वही था, उस दिन वाला अजनबी, अपनी बेसरोपा बातों से उससे परेशान कर देने वाला। वो पहचाने का तासुर दे गई थी। चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट ने अहाता करना चाहा था, मगर वो बिना किसी तासुर के वहां रुके बगैर चलता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। और समाविया उसके दिमाग पल भर को इस इंसल्ट से माफ होता नजर आया था, और फिर खुद को संभालते वो जाने से पहले एक पल के लिए उसे जाता देखती रही। वो मुड़ा था। अब वो मुड़कर अपने चेहरे पर तबस्सुम का अंसर सब्त कर गया था। ये कौन सा अंदाज था पहचान का। समाविया तेजी से वहां से निकलती चली गई। शायद अब वो मजीद वहां रुकने की हिम्मत नहीं रखती थी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, उस अजनबी ने समाविया को बाहर जाते देख खुद से कहा था। तब हंसते हुए वो अपनी जरूरत का सामान खरीदने लगा। सारे रास्ते वो यही सोचती रही कि इस अजनबी ने उसे पहचाना क्यों नहीं, या वो उसे पहचानना ही नहीं चाह रहा था। हो सकता है उसे याद ही ना रहा हो, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है। वो मुलाकात अधूरी जरूर थी, मगर भुलाने वाली हरगिज ना थी। मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है उसे सोचने की। ये बात नहीं थी कि वो पहले ही नजर में उसको चाहने लगी थी, और ना ही वो मोहब्बत और प्यार जैसे फलसफे पर यकीन रखती थी। प्रेमी की तरबियत और इत्मीनान का ही नतीजा था। वो जानती थी कि उसे कैसे जीना है, मगर इस बार ऐसा क्या हुआ था वो खुद समझ ना पाई थी। पास लोग बहते हुए आबशार की मानिद होते हैं, जो अपने ऊपर पड़ने वाली निगाहों को अपने पानी में मुकीद करके बहा ले जाते हैं। ऐसे चेहरे बहुत खास होते हैं, बहुत खास, मगर अधूरे चेहरे, अधूरी बातें और सबसे हकीकत से बहुत दूर लगने लगता है। हालांकि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था हकीकत का अहम हिस्सा था। सोचों के जाविये बिगड़कर बनने लगे थे, एक ही मरकज के गिर्द, एक ही दायरे के गिर्द। किस्मत, ये लफ्ज क्या था उसने जरूर सुना था, मगर इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। जब किस्मत पर यकीन करने लगो तो किस्मत हमारे आगे पीछे बिछती नजर आती है। हम जो चाहते हैं वो अक्सर सच हो जाता है, हम जो सोचते हैं वो अक्सर पूरा होता नजर आता है। मगर इससे पहले मुकद्दर और किस्मत की कश्ती पर सफर करना होता है। ये बात उसे प्रेनी ने कही थी। कब और कहाँ कैसे उसे याद नहीं था, मगर ये तो हकीकत थी कि वो प्रेनी की बातें समझते हुए भी समझ नहीं पाई थी। शायद कि वो इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं देती थी। वो सोचे चली गई जब तक उसने फ्लैट में कदम रखा। दरवाजा बहुत तेजी से खटखटाया गया था। वॉशरूम से निकलकर हरीम ने अपना टॉवल सोफे की पुश्त पर फैलाया और दरवाजा खोलने लगा। हो गई आवारागर्दी खत्म, आ गई याद इस मासूम दोस्त की। इतना भी एहसास ना हुआ कि मैं बेचारा भूख से बिलबिला रहा हूँगा, मगर क्यों?
آپ ایسا کیوں سوچیں گے مسٹر ملائک؟ آپ کو اپنی یا میری فکر ہی کب ہے؟ حریم مسلسل آنے والے کو دیکھ کر غصے میں بھرا اسے کوسے جا رہا تھا، ہاتھ میں مختلف پیکٹس پکڑے آنے والا اس کی بکواس کا جواب دیے بغیر اسے سائڈ پر کرتا اندر چلا آیا تھا۔ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کر وہ شاپرز کھولنے لگا۔ جس کا تم جیسا خبیث دوست ہو اس کا اللہ ہی حافظ۔ حریم نے دروازہ بند کیا اور خفگی سے بولا، مگر آنے والا چپ چاپ شاپرز رکھ کر کچن سے پلیٹس اٹھا لایا۔ حریم نے بھی بلا تکلف اپنی پلیٹ لی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تم کہاں تھے صبح سے؟ آج یونیورسٹی بھی نہیں گئے؟ آنٹی کا کئی بار فون آ چکا ہے، تم ان سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اور وہ حسب عادت اسے دیکھتے ہی شروع ہو گیا۔ ملائک نے پیزا کھا کر پیپسی پیتے ہوئے غصے سے اسے گھورا، مگر اسے گھرنے کا حریم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ملی کیا جسے تم ڈھونڈنے نکلے تھے؟ کھانا کھا کر ملائک وہاں سے اٹھتا ہوا ٹی وی آن کرتے صوفے پر دراز ہو گیا۔ حریم مسلسل بولنے میں مصروف تھا، مگر ملائک وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ تم بہرے ہو یا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جانتا ہوں تمہیں ایک نمبر کے ڈھیٹ شخص ہو۔ جب تک تمہارے منہ میں کافی نہیں ٹھوسوں گا کچھ نہیں بکو گے۔ اس کی بات پر ملائک نے چینل بدل کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور حریم نے کشن کھینچ کر ملائک کو دے مارا اور خود کافی بنانے کچن کی جانب بڑھا۔ ملائک کافی اور دیگر چیزیں مارکیٹ سے لا چکا تھا۔ اے مسٹر چل پیو کافی، ٹھوسو ٹھوسو۔ ملائک نے کافی کی جانب دیکھا اور نظر حریم کی طرف ایک نظر۔ وہ خود کو اس کے سوالات کے لیے تیار کرنے لگا۔ کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے تھے۔ حریم اس کی جانب دیکھتا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کہیں تمہیں اس سے محبت نہ ہو جائے ملائک؟ حریم کے اچانک جملے نے ملائک کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملائک کو کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ بہت پورے اعتماد لہجہ تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حریم کا اس کا اصلی اعتماد دیکھ کر محض اسے کافی پیتے دیکھنے لگا۔ امیزنگ، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی ہر لڑکی تم سے محبت کرے اور ان میں وہ بھی شامل ہو؟ حریم نے ملائک کے پہلے کہے گئے جملے کی وضاحت کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملائک؟ تمہارے پاگل پن کی انتہا ہو گئی۔ اور یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی آپ سے شدید محبت کرے آپ کی محبت نہ کرنے کے باوجود؟ تم نے محبت کہانی پڑھی ہی کب ہے؟ تم نے محبت کو جانا ہی کب ہے؟ ملائک نے اس کو اپنا نقطہ نظر باور کروا دیا۔ تم پاکستان سے یہاں صرف محبت اور انسانوں پر ریسرچ کرنے آئے ہو؟ مجھے لگتا ہے تم وقت ضائع کر رہے ہو، اور جو رشتے تم پاکستان میں چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ حریم کو اس کی فضول باتوں پر غصہ آیا تو ساری بھڑاس نکالنے لگا۔ لیکن کن رشتوں کی بات کر رہے ہو تم؟ ہر موڑ پر رشتے معنی نہیں رکھتے۔ ہر موڑ پر کسی اپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اپنے ساتھ نہیں دیتے، اور اگر ساتھ دے بھی دیں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض چھپی ہوتی ہے۔ حریم نے اس کی عجیب منطق پر چونکے بنا محض اسے دیکھا۔ تم جو کر رہے ہو اس کے پیچھے بھی تو تمہارا مقصد چھپا ہے۔ حریم نے اس پر چوٹ کی تھی۔ نہیں، یہ میری ریسرچ کا حصہ ہے۔ ملائک نے کافی ختم کی اور دوبارہ صوفے پر کشن رکھ کر لیٹ گیا۔ یو آر امپاسبل، اس کی ہر گفتگو کا فکرہ یہی ہوا کرتا تھا، اور ملائک مسکرا کر آنکھیں موند گیا۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو ملائک اپنی ریسرچ پر کام کرتے کرتے تم مرض عشق میں مبتلا ہو جاؤ۔ اکثر میں نے میگزین میں ایسی محبت کے بارے میں پڑھا ہے۔ ملائک کو حریم کی بہت پہلے کی کہی بات یاد آئی۔ وہ آنکھیں مندے لیٹا بے اختیار ہی ربش کہہ گیا۔ حریم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کسی ڈگر پر چل نکلا تھا، اپنے وجود کو کون سی کشمکش میں پھنسا دیا تھا۔ خدا کرے جلد ہی تمہارا یہ سال کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے اور تم پاکستان واپس چلے جاؤ۔ حریم نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ کیسی ہو؟ عشق پیچھا کی بیل پر نتنے جمائے وہ گارڈن میں بینچ پر براجمان تھی۔ جب وہ قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوا، بے خودی میں اس نے پلکیں موند لی۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مارکیٹ والی بے رخی اس سے بری طرح کھلی تھی۔ وہ بنا جواب دیے بیٹھی رہی جب اجنبی کا ہاتھ بلا ارادہ ہی اس کے ہاتھ پر ٹھہرا تھا، جیسے اس نے بلا تکلف کے ہٹایا تھا۔ ہاؤ ڈیئر ٹو ٹچ می؟ کیا ہوا؟ تم کون ہو؟ کیوں اس طرح بار بار میرے قریب آ کر مجھے بے چین کرتے ہو؟ مجھے نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، پلیز چھوڑو میری جان۔ مجھے اپنی ذات میں مقید کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اجنبی پل بھر کے لیے تو مبہوت بیٹھا رہ گیا۔ محبت کرنے والے ہارا نہیں کرتے، وہ اگر ٹوٹ کر بکھر جائیں تو محبت کی توہین ہوتی ہے۔ ہمت بہت ضروری ہے، آئی ہوپ تم سمجھ رہی ہوگی، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتی، مائنڈ اٹ۔ اس شخص نے جھٹ سے کیسے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی؟ وہ غصے میں پھنکار کر بولی تھی۔ ہم سے الجھو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے؟ ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں۔ بائی دا وے مجھے ملائک کہتے ہیں، اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی بے تکلفی لہجے میں مؤدب انداز کی جھلک تھی، وہ جو اسے ان 10 دنوں میں مسلسل سوچتی آئی تھی۔ اس کے اس طرح سے پوچھنے پر دھیمے لہجے میں اپنا نام بتا گئی۔
नाइस टू मीट यू अगेन। जानती हूँ मैं इन 10 दिनों में तुम्हें भूल नहीं पाया। इवन जिस लड़की से भी मिलता हूँ उसे जल्दी भूल नहीं पाता। बहुत साफ गोई से वो इतराफ़ कर गया था और सुमाविया उसके इस कदर सच बोलने पर हैरान ही तो रह गई थी। मुझ में सबसे बड़ी खामी ये है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहकर भी। हाँ, मगर मैं धोखा देने में माहिर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे थोड़ा मोहतात रहना होगा। वो अपनी बुराइयां बयान करता हुआ पल में सुमाविया को बेहद ईमानदार शख्स महसूस हुआ था। उसकी बात के जवाब में सुमाविया ने उसे चौंक कर देखा तो तब बोली, मेरे भी ये खूबी है कि लोग मुझे आसानी से धोखा नहीं दे सकते, उनके झूठ को पकड़ लेती हूँ मैं। उसकी बात पर मलाइक ने जोरदार कहका लगाया और वो कहका लगाते हुए बहुत बुरा लगा था। आप बहुत अच्छी एक्टर भी हैं यकीनन। ना पहचानने की एक्टिंग करके पीछे मुड़कर देखकर हंसना आपकी हर खूबी जाहिर कर चुका था उस रोज। वो समझ गया और उसे उस रोज वाली बात का बहुत गुस्सा था। तभी उसकी नाराजगी मिटाने के गर्ज से बोला, मैं देखना चाहता था कि आप मुझे पहचान पाई हैं या नहीं। इनफैक्ट आप शायद इन दिनों मुझे ही सोचती रही हैं। काफी अच्छा चेहरा शनास था। वो निगाहें चढ़ाकर इधर उधर देखने लगी। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी, मैं फिलॉसफी में पीएचडी कर रहा हूँ। इंसानों की आदत, तर्ज़ हयात और जिंदगी की हकीकत पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ हूँ तो ये भी मेरी रिसर्च का हिस्सा है। वो उसे दूसरी बार चौंका गया था। जानती थी आप जैसे शख्स कोई ना कोई गुल खिलाकर रहता है। गुस्से से गोया हुई, मगर आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे आपसे या आपके किसी भी काम से कोई मतलब नहीं। वैसे भी अगर आप मुझे ट्रैप कर रहे हैं तो हार जाएंगे। मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ। वो अपना स्कार्फ ठीक करते हुए फोल्ड करते सनग्लासेस आंखों पर चढ़ा गई। मलाइक ने एक नज़र उसके मुतासिब सरापे पर डाली थी। वो कनाडा जैसे मुल्क में रहकर लॉन्ग शर्ट और पैंट के साथ स्कार्फ ओढ़ना नहीं भूलती थी। हर लड़की मुझसे मिलने के बाद यही कहती है कि मुझे जानने और समझने के बाद अपना मौक़िफ़ बदल देती है, और वो उसे ना जाने किन लड़कियों की तरह से ट्रीट कर रहा था। सुमाविया ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे उसे महज देखा था और तो मुस्कुराना हंसी लबों पर सजाए शहादत की उंगली उसकी जानिब बढ़ाई थी तंबीह के लिए। वी विल सी कहकर वो तेज से कदम उठाती गार्डन से निकलती चली गई और मलाइक बहुत पुरइत्मीनान तरीके से वहीं बैठ गया था। वक्त बताएगा सुमाविया कि क्या होना मुनासिब है, वक्त ही ने तो सब कुछ तय करना है। वो मुस्कुरा दिया। सुना था जज्बात में ढलकर एहसासात मुंदमिल हुआ करते हैं। हाँ, कभी ये भी सुना था इश्क के मरहले खटन हुआ करते हैं। जख्म मिलते हैं कदम कदम पर, फिर फासले जायज हुआ करते हैं। जो मिल जाए तो तमन्ना मिट जाए हर शय की, ना मिले तो ये ज़ौक़े मर्ग हुआ करते हैं। ख्वाहिशें टूट कर बिखरने लगती हैं, दिल टूट के फिरची हुआ करते हैं। जब्त रहा नहीं करता रगों में, उम्मीदें टूटा करती हैं, आरज़ू बेसबब फना हुआ करती है। ये जज्बात जो कभी बर आए बेवक्त यूं ही इस पल बेतीर हुआ करते हैं। सुना था ख्वाहिशें पूरी हो भी जाएं, सपने अधूरे रहते हैं। महलों की कैद में जज्बे बेगुजर रहते हैं। सुना था यूं भी हुआ करता है, इंसान मरा करते हैं, बेतय हुआ करते हैं। सुना था अक्सर रातों की नींदें उड़ने लगती हैं, बेहंगम सी आहटें उठने लगती हैं। सुना है इश्क की मंजिलों में हदें रहा नहीं करती, दुख और दर्द दिल सहा नहीं करती। सुना था गाड़ी की पुल से टेक लगाए वो ना जाने क्यों बेइरादा ही रोती चली गई थी। उसके वो अल्फाज वो किसी तीर की माने दिल में गड़ गए रह गए थे। अभी तो कोई ख्वाहिश जागी ही नहीं थी, अभी तो मोहब्बत ने अपने कदम सही तरह से जमाए ही नहीं थे। यूं मोहब्बतों के नाजुक से तार टूटते चले गए। बेहंगम और बेइरादा जज्बात मचलने से पहले ही सिसकियां लेने लगे थे। जो करीब बैठा था वो जुल्म की आला सफाकी पर था और वो तो कैद करना चाहता था उसे अपनी मोहब्बत की जंजीरों में, मगर उसे अपनी मोहब्बत से तिश्ना पार रखना चाहता था। ये कौन सी मंजिल थी इश्क की जिस पर अभी एक छोटा इम्तिहान इस कदर टूट कर बिखर गया था। महज एक मुलाकात इस कदर तकलीफ दे होगी कभी सोचा भी नहीं था। मुझे उसके ख्यालों की नफी करनी चाहिए थी। वो मुझे आम लड़कियों से कंसीडर कर रहा था, मुझे चीप समझ रहा था। मैं उसे ये भी ना कह सकी कि मैं कोई आम अमेरिकन या कैनेडियन लड़की नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तानी लड़की हूँ। वो लड़की जिसे भले ही इस मुल्क से मोहब्बत ना हो, हजारे शिकवे सहने पड़े, मगर वो लड़की जो बाहया औरत की कोख से जन्म लेकर बाहया और बाकिरदार औरत की गोद में पली है। वो लड़की आम कैसे हो सकती है जिसके साथ कोई आम तरबियत नहीं है, एक पाकिस्तानी माँ की तरबियत है। उसे पहली बार प्रैनी की कही बातें सच लगती थी, महसूस होती थी जब उन्होंने ये कहा था कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, बल्कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में बहुत फ़र्क है। उसे पहली बार लगा कि वो फ़ख्र से खुद को पाकिस्तानी कहती। उसे ऐसा जवाब देती वो ताउमर देखता रहता, मगर उस पल शदीद गुस्सा था जो सुमाविया उलट पुलट सोचने लगी थी। गाड़ी चलाते हुए कई बार एक्सीलेटर से पाँव हटा था,
गाड़ी की एक्सीडेंट होते होते बचा था। वो खुद को संभालती सही तरह से गाड़ी ड्राइव करने लगी। तुमने उसको सब कुछ बता दिया। वेरी सैड। इस कदर सच बोलने की भला क्या तुक बनती थी? तुम्हारा क्या ख्याल है वो अब तुम्हारी इस इज्जत को बर्दाश्त करेगी? तुम्हें फिर से सर आंखों पर बिठाएगी? तो ये तुम्हारी भूल है। तुमने जो भी किया गलत किया। हरीम उसके सर हो लिया। मलाइक ने उसके पूछने पर सारी बात गोश-गुजार कर दी थी तो हरीम का जी चाहा उस बददिमाग शख्स का दिमाग ठिकाने लगा दे। जहां तक समाविया का ताल्लुक था वो उससे मिल चुका था। वो बहुत अच्छी बिजनेस वूमन थी। उसे कई बार डिजाइनिंग ऑपरेटर और डेकोरेटर से पाला पड़ा था। वो पाकिस्तानी थी। ये बात हरीम ने जानबूझकर मलाइक से छुपा रखी थी। वो पाकिस्तानी लड़कियों की भी कोई खास इज्जत ना करता था, बल्कि उसे लड़कियों से हमेशा चिढ़ थी। उसका बस चलता तो सबको पकड़कर शूट कर देता। दरअसल वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, पाकिस्तान और कभी अमेरिका से कनाडा, मगर जिन लड़कियों से मलाइक का पाला पड़ा था वो सब चीप किरदार की थी, आला तबके और घटिया सोच की लड़कियां। पाकबाज तो वो भी नहीं था, मगर जो काम भी करता बहुत फेयर तरीके से करता था। यही उसकी आदत थी, यही अंदाज। मैंने कहा ना, मेरी अपनी रिसर्च का अपना तरीका है। मुझे जो अचीविंग टारगेट मिला है मैं उसे हासिल कर लूंगा। डोंट बी एडवाइज मी। मुझ पर कोई असर नहीं होगा। क्या अंदाजे बेनियाजी थी। असली इत्मीनान चेहरे पर हवीदा था। हरीम उसकी डिटाई पर कुड़कर रह गया था। मेरी बला से तू जा भाड़ में, मगर ये बताए दे रहा हूँ तुझे, अपनी रिसर्च छोड़कर पाकिस्तान जाना हुआ तो तू यहाँ रह नहीं सकेगा। इसलिए बाज आजा यार। दूसरों की जिंदगियां भी तो इतनी ही कीमती हैं जितनी तेरी या मेरी। मैंने इससे इसकी जिंदगी नहीं छीनी, उसे धोखा नहीं दिया, टॉर्चर नहीं किया। मैंने तो महज मोहब्बत देखना चाहिए उसकी आंखों में अपने लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो लड़की मुझसे इश्क करने लग जाए। दैट्स इनफ, और कुछ नहीं। मलाइक ने धीरे से कहा था। डैम इट यार, तू ऐसा क्यों कर रहा है? वो तुझसे मोहब्बत करने लग भी जाए तो तेरा क्या जाएगा? दिल तो उसका टूटेगा ना। तो उसे छोड़कर फिर किसी और को ट्रैप करने लग जाएगा। हरीम लाउंज में टहलते हुए बहुत फिक्रमंद सा था सुमाविया के लिए, जबकि वो बहुत पुरसुकून था, जैसे उसके हाथ में बहुत कुछ हो, वो बहुत कुछ कर सकता हो। मगर वो महज उसके बारे में सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना है, और वो उठकर बाहर की तरफ बढ़ा और हरीम बेबसी से अपने रूम में चला गया। आपको चोट तो नहीं लगी? मार्केट से वापसी पर उसकी गाड़ी किसी मोमर खातून से टकरा गई। वो हाथ में सामान लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी जब सामान से सारा सड़क पर इधर से उधर फैल गया था। आइए मैं अगर आपको ड्रॉप कर दूं। उसने खातून का सामान उठाकर इन्हें ऑफर की तो वो इनकार कर गई। इट्स ओके बेटा, मेरे साथ मेरी बच्चियां हैं, वो आती ही होंगी। और अगले ही पल मलाइक ने सुमाविया और एक और लड़की को उस आंटी के करीब आते देखा। मलाइक के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। किस्मत किस किस तरह से साथ देती है। वो बहुत उदास लग रही थी। अजली अंदाज में ब्लैक स्कार्फ, चेहरे माथे तक ढांपे और लॉन्ग शर्ट और खुला ट्राउजर पहने वो तो मुस्कुराना अंदाज में उसे देखे गया, और सुमाविया ने उसे देख चेहरा दूसरी जानिब कर लिया था। हाय सुमाविया, हाउ आर यू? कैथराइन उसका शुक्रिया अदा करते हुए प्रैनी को कार में बिठाने लगी तो वो करीब चला आया। मोहब्बत में नाराजगी और बेतबारी नहीं चलती। आप इतनी जल्दी मेरी बातों पर एतबार करने लगी कि मैंने सोचा ना था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ना जाने क्या क्या कह गया। उसके बदन से उठती मसूर कुन खुशबू ने सुमाविया के एहसासात पल भर के लिए मुंजमद कर दिए। वो नामहसूस तरीके से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई, मगर मलाइक उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। मुझे धोखा देने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं मलाइक। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मलाइक को बेहद अच्छा लगा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उससे मुखातिब हुआ। अधूरी मुलाकात अक्सर अधूरी नहीं रहती, कहा था ना। सपने अक्सर सच हो जाया करते हैं, बाकी जो अधूरी हो बातें वो अक्सर पूरी हो जाती हैं। बस सोच समझ कर मुकम्मल होनी चाहिए। आप भी अपनी सोच को मुकम्मल रखें। कहकर वो रुका नहीं, प्रैनी से सलाम लेते अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा था, और सुमाविया पल भर के लिए तो वहीं इस मंजर पर जमकर रह गई थी। क्या हो जाता मुझे, ये शख्स जब करीब होता है तो बेखुदी ही बेखुदी होती है। पूरा साहिर है। शहर फूंकने का ना जाने कौन सा फन आता है इसको। तब सर को झटकती वो प्रैनी के इशारे पर गाड़ी की जाने बढ़ी और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कौन था ये सुमाविया? तुम इसे जानती हो? प्रैनी के पूछने पर बेख्तियार सर नफी में हिला था। मगर न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा मैं इसे जानती हूँ, प्रैनी ने न जाने किस धुन में आकर कहा था। सुमाविया इस पल इनकी बात ना समझ पाई और ना ही उनकी तरफ मुतवज्जो हो पाई थी। दुनिया में तीन ही चीजों का वजूद है, एक मोहब्बत, दूसरी नफरत और तीसरी चीज कंप्रोमाइज। जो शख्स नफरत नहीं कर सकता वो मोहब्बत भी ठीक तरह से नहीं कर सकता। जिसे मोहब्बत करने का ढंग नहीं आता वो कंप्रोमाइज करने की भी सलाहियत नहीं रखता। गर्ज ये कि तीनों चीजें किसी भी मुकाम पर आकर इकट्ठी नहीं हो सकती, मगर अपना लिबादा बदल लेती हैं। नफरत कभी मोहब्बत का रूप धार लेती है और मोहब्बत कभी नफरत की शक्ल में आन मौजूद होती है। इसमें कंप्रोमाइज का वजूद कहीं नहीं होता, कहीं भी तो नहीं।
یا تو انسان مکمل طور پر محبت کرتا ہے یا پھر نفرت، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ بھی نہ ہو۔ عشق پیچھا کی منتشر بیل جو دیوار سے اوپر کی طرف جا رہی تھی، فلیٹ کے بیرونی حصے کو بہت خوبصورتی سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ ریلنگ سے ٹک لگائے ہوئے نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اداس کیوں رہنے لگی ہو سماویہ؟ کوئی بات ہے کیا؟ کیتھرائن اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھماتے ہوئے بولی۔ وہ سوچوں کے تسلسل کو جھٹکتے ہوئے مسکرا دی۔ ادھورے لوگ، ادھوری باتیں، ادھورے سپنے، ادھوری ملاقاتیں، یہ سب کہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے دیکھا ہے تم نے؟ تم نے محبت کے بارے میں تو سنا ہوگا، اسے بے اختیاری میں سسکتے دیکھا ہے، منتشر دھڑکنوں کی ہلچل سے بہتی آہوں کے وجود کو محسوس کیا ہے کبھی؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیتھرائن محض اس کے لبوں کو ہلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو وٹ آر یو سیئنگ؟ وہ حیران تھی۔ میں فلسفی پڑھنا چاہتی ہوں، اس کائنات پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں اور انسانی رویوں کی اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اوہ یو وانٹ ٹو فلاسفر، پلیز رحم کرو ہم سب پر۔ پہلے کم پاگل ہو اور وہی پاگل اور پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے زو سے ہنسی تھی۔ سماویہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو تم کر رہی ہو وہ کم نہیں ہے، اپنے بزنس پر دھیان دو۔ کیتھرائن نے اسے الجھنوں سے نکالنا چاہا تھا، کیونکہ سماویہ نیچر اور اس کے مناظر کو اپنے ہاتھوں کے فن سے کرتاس پر منتشر کرتی تھی۔ تب ایسا شوق نیا نہیں تھا، مگر کیتھرائن چاہتی تھی کہ وہ آنٹی کی خواہش مان کر پاکستان واپس چلی جائے۔ سماویہ نے محض ملائک کے نئے رویے کی جاننے کے لیے ایسا کیا تھا۔ وہ نہ سمجھ میں آنے والا وہ سوال تھا جو ہر بار اسے پریشانی کے بیچ چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیتا تھا۔ وہ سوچوں کو خود پر سے جھٹکتی ہوئی ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ سماویہ، پاکستان بہت اچھا ہے، وہاں کے سب لوگ بہت رسپیکٹ کرنے والے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو لو ہیئر، اگر پاپا پرمیشن دیں تو میں ہمیشہ کے لیے وہاں چلی جاؤں۔ کیتھرائن نے وہاں پر گزارے ہر لمحے کو جیسے نظر میں اتار رکھا تھا۔ سماویہ کی اس بات پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہارے رشتے دار بہت اچھے ہیں، مجھے انہوں نے بہت محبت دی۔ جانتی ہو میں جتنے دن وہاں رہی، آنٹی کی مما سے پاکستان کے بارے میں جانتی رہی۔ اس نے ایک جذب سے بتایا تھا۔ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ بے اختیاری میں سماویہ کے منہ سے نکلا تھا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ تم ایک مسلمان لڑکی ہو؟ سماویہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی تھی۔ آف کورس آئی ایم اے مسلم گرل، بلا شبہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ تم اتنی پرتجسس کیوں ہو؟ سماویہ نے اس پر گہری نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ لگتی نہیں ہو نا، اس لیے تمہیں اپنے ملک سے محبت نہیں۔ مسلمان ہو کر بھی کبھی نماز نہیں پڑھی، اپنے گاڈ کے آگے سر نہیں جھکایا، اس سے دعا نہیں مانگی، تم خود کو مسلمان کیسے کہہ سکتی ہو؟ سماویہ رخ موڑ کر سامنے دیکھنے لگی۔ تمہیں اعتراض کس بات سے ہے؟ میرے مسلمان ہونے پر یا اپنے کریٹر کو یاد نہ کرنے پر، اس سے نہ مانگنے پر؟ سماویہ نے اس سے پوچھا۔ میں ایک عیسائی لڑکی ہوں، مگر میں روز چرچ جاتی ہوں۔ نہیں جانتی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر جو میرا مذہب ہے میں اسے صحیح طرح سے اختیار کیے ہوئے ہوں۔ سماویہ نے دل میں عجب سی بے چینی محسوس کی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی تھا۔ وہ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں تھی۔ ہاں، وہ 10 سال کی تھی جب پاکستان سے کینیڈا آئی تھی۔ ان 12 سالوں میں وہ پاکستان کو بھول ہی تو چکی تھی۔ مانا کہ پرانی کی تربیت نے اسے بھٹکنے نہیں دیا تھا، مگر وہ خدا کے وجود سے قطعاً انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ تم چرچ جاتی ہو، تمہیں اطمینان ملتا ہے کیا؟ سماویہ نے اب رخ اس کی طرف موڑا تھا اور نگاہیں اس کے الجھے چہرے پر جما دی تھیں۔ جب تم گاڈ سے مانگتی ہو تمہیں تسلی ہوتی ہے کیا؟ جو تم مانگتی ہو وہ تمہیں مل جاتا ہے؟ بالکل، جب بھی میں نے گاڈ سے مانگا ہے اس نے مجھے دیا ہے۔ وہ جو پیدا کرتا ہے عطا بھی کرتا ہے۔ وہ عیسائی لڑکی ہو کر خدا کے وجود پر اس قدر یقین رکھتی تھی۔ سماویہ کیوں انجان تھی؟ میں مانگوں گی مجھے ملے گا کیا؟ کیا میری دعا مانگنے سے وہ مجھے دے دے گا؟ سماویہ کی بات پر کیتھرائن نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور چائے ختم کرتے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ بنا کسی تاثر کے کھڑی تھی، الجھی بے ریا چہرے اور آنکھوں کے ساتھ اور منتشر دھڑکنوں کے ساتھ۔ کائنات کا وجود جس نے بنایا ہے، پہلے اس تک تو پہنچو، کائنات کے ہر راز خود بخود عیاں ہوتے چلے جائیں گے۔ سماویہ وہیں کھڑی رہی تھی کچھ دیر، ایسے ہی آسماں کی وسعتوں پر نگاہیں جمائے۔ کیا اسے کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ نہیں، مگر شاید ہاں، اسے تو بن مانگے بہت کچھ مل گیا تھا۔ کیا کمی تھی زندگی میں؟ کس دور میں ادھورا پن تھا؟ مگر ایک ملاقات اس اجنبی سے اسے یکسر بدل گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھا تھا۔ کینیڈا جیسے ملک میں حسن اور شخصیات بکھری پڑی ہیں، مگر وہ سب سے مختلف لگا تھا۔ شاید ملاقات کا انداز ہی ایسا تھا، یا شاید اس کا ادھورا پن اس کی شخصیت کو گرہن نہیں لگا سکا تھا۔ وہ ادھورا ہو کر بھی مکمل تھا۔ مسکرانے کا وہ انداز، دلائل سے بات کرنے کا طریقہ، بہتے ہوئے جذبات کا رخ اپنی طرف موڑ کر اسے اپنے تابع کر لینا، کچھ بھی تو مشکل نہیں تھا۔ وہ اس سے محبت کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، بس جب ملتا تھا سحر پھونکتا تھا اور وہ سراب ہو جاتی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ دل نے جیسے وارن کیا تھا،
नामुमकिन को मुमकिन करने चली थी, मगर नामुमकिन भी उसके बस में रहा ही कब था। एकदम ही सोच के जाविये बदले थे तो चेहरे पर मधुर सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। मैं कायनात को मसखर करने की ख्वाहिश करती रही, और जब कायनात का मकसद मेरे सामने आन खड़ा है, मैं नामुमकिन में उलझी हुई हूँ। ब्लू कार मार्केट एरिया से निकलकर वो गाड़ी को फुल स्ट्रीट के वसी और अरीज अहाते की पार्किंग एरिया में पार्क कर गई थी। इस वक्त भी मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। ऑफिस वर्क ऑफ करके वो प्रेनी को घर ड्रॉप करते ही यहाँ चली आई थी। ये इलाका भी कदीम इमारत पर मुश्तमिल था, मगर यहाँ मार्केट और होटल का अहाता बहुत ही जदीद तर्ज पर मुश्तमिल था। हर तरफ लोग अपने कामों में मगन थे। यहाँ पर ज्यादातर लोग चूंकि मगरबी तहजीब के बाशिंदे थे, इसलिए इनका रहन सहन भी अपने मुल्क के कल्चर के मुताबिक था। वो 12 सालों से यहाँ रहने के बावजूद खुद को इस माहौल का पाबंद नहीं बना सकी थी। रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉलो करने की बात तो ठीक ही थी, मगर उसने प्रेनी की तरबियत और उनकी हदायत के मुताबिक कभी भी वो नहीं सोचा जो एक पाकिस्तानी शहरी के लिए शर्मिंदगी का बाइस हो। अब भी लॉन्ग कोट और पैंट पहने, सर को स्कार्फ से ढांपे वो इसी माहौल का खूबसूरत सा हिस्सा लग रही थी। बरसती हुई रिमझिम इसे खुद से बेगाना कर देने लगी थी। चलते हुए वो मेडिकल स्टोर की जानिब बढ़ी। प्रेनी की नासाज तबीयत के बाइस वो चेकअप करवा चुकी थी, तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हल्की फुल्की दवा लेना भी जरूरी थी। थकावट की वजह से वो बीमार रहने लगी थी। दवा का शापर उठाए उसने बेअख्तियार ही आसमान से बरसती फुहार को देखा। हाथ बढ़ाकर उसे खुद पर गिरने दिया। चेहरे पर रिमझिम की फुहार से चेहरे की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है। मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। आसपास भीनी सी खुशबू नथनों से टकराई थी। उसने एकदम ही पलकें मजीद भींच ली। वो दिलकश सा लहजा करीब ही से गोया हुआ था। वो दिलनशीन सा अंदाज आज वो पूरे 5 दिन के बाद सुन रही थी। अगर उसने आंखें खोली तो शायद पत्थर की हो जाए। जिसे वो सोचना नहीं चाहती थी वो उसे ही सोचने लगी थी। रगों पे वो तारों पर धड़कता महसूस करने लगी थी। आई वॉन्ट टू वॉक विद यू फॉर सम टाइम प्लीज। वो उसकी खुशबू झोंके की मानिद गुजरी। उसने एकदम तेजी से आंखें खोली थी। महकदों का अजब सा खुमार उसकी आंखों में छलकने लगा था, मगर वो खुमार आलूद निगाहें बेरिया थी। पाक साफ वहां हवस के गहरे बादल नहीं थे, बस यूं ही आम सी निगाहें। वो इस कदर खास होकर भी आम हो जाता था। सुमाविया ने एकदम ही रुख मोड़ा था। धीरे धीरे चलती आगे बढ़ी थी। वो भी गहरे साए की मानिद साथ साथ चलने लगा था। आप कुछ कहना चाहते हैं मुझे? सुमाविया ने निगाहें उस पर से सिरकाई। वो मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगा। जरूरी तो नहीं, जज्बात और एहसासात के लिए लफ्जों की आबियारी की जरूरत पड़े। जी चाहा कि कुछ कदम आपके साथ चलूं, बस इसलिए चला आया। कैसी ख्वाहिश थी, अजीब सी, गुलजार सी। बारिश ने अचानक ही बहुत जोर पकड़ा था। खुनकी ने जिस्म रूह को जैसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो लेदर कोट पहनने के बावजूद कांप रही थी, और वो दुश्मन जान तो यूं चल रहा था कि जैसे बारिश का उस पर कोई असर ना हो। रिमझिम का वजूद उससे टकराकर ही ना गुजरा हो, और उसके कांपने से एकदम ही मलाइक ने चौंककर सुमाविया की तरफ देखा। वो सर्द होते वजूद से ठठरते हुए भी उसे कुछ ना कह पाई थी। अगर तुम्हें इससे मोहब्बत हो जाए तो। उसे हरीम की कही बात अचानक याद आ गई थी। वो खुद को कमजोर लम्हों की जद से बचाने के लिए निगाहें मोड़कर सीधा देखने लगा। वो उसकी छोटी और नामाकूल सी ख्वाहिश पूरी करके साथ साथ चलने लगी थी। क्यों ना जाने क्या हुआ था इस पल। मलाइक की छठी हिस्स शायद बेदार हुई थी या कुछ और। वो अचानक ही पीछे मुड़ गया। तेजी से आई हुई गाड़ी इससे पहले के थोड़े फासले पर चलती सुमाविया को कुचल देती। मलाइक के मुंह से बेअख्तियार ही सुमाविया निकला था। ये चीख इस कदर तेज थी कि सुमाविया का मुतवज्जो होना लाजमी अमर था। मलाइक उसे अपनी जानिब खींच चुका था, और वो कांपते वजूद के साथ उसके कंधे से लगी हुई थी। आंखें मूंदे जैसे वो इस लम्हे को फरामोश कर देना चाहती थी। वो बच गई थी। मलाइक ने उसे खुद से करीब करके एक्सीडेंट से बचाया था, वरना तूफान आ जाता। मगर वो इस कदर मुतफिक्र क्यों था, कुछ समझ ना आ सका। कितने ही पल साख्त हुए थे। बेजुबान धड़कने अथल पथल हुई थी। वो झटके से उसके मजबूत हिसाब से निकली थी। मलाइक उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था, क्योंकि वो उसकी जानिब मुतवज्जो होना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। वो सर झुकाते हुए वापसी के लिए मुड़ा। आप क्या हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या चाहते हैं मुझसे? सुमाविया ने अब जैसे उससे गुजरे लम्हों का हिसाब मांगा था, और वो अपनी स्टिक के सहारे चलते हुए रुक गया, मगर मुड़ा नहीं। आपका ये रवैया, यूं रिश्ते में मिल जाना, मेरे साथ चलने की ख्वाहिश करना, अजियतें देकर उसका सदेबाब करना, ये सब क्या है मलाइक? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो एकदम ही झटके से मुड़ा था। जो शोला जवाला बनी पलकों से बहने वाले मोती पहुंचने लगी थी। मैं चाहता हूं तुम मुझसे टूट कर मोहब्बत करो। मैं तुम्हारे इश्क की बुलंदियां देखना चाहता हूं, कि तुम मुझे इतना चाहो कि इश्क और मोहब्बत में कोई फर्क ना रहे। वो दाएं रुखसार पर अपनी हथेली जमाए कहने लगा
کہ एकदम ही उसका हाथ तेजी से झटका था। मोहब्बत करने लगे हो मुझसे तो कहते क्यों नहीं हो? मुझे अपने इश्क में डूबता हुआ देखना चाहते हो? मेरे वजूद पर कोई हिसार फूंकना चाहते हो? पहले मेरे शहर से तो निकलो। तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो बदले में मुझे क्या दोगे? वो आपसे तुम पर आई थी, जैसे सौदाबाजी करने लगी थी। वो उसकी बातों पर वर्ता हैरत में मुब्तला हुआ था। मोहब्बत बेजुबां होती है मलाइक, उसे महसूस करने के लिए हर दिल नहीं बना होता। मोहब्बत का रिश्ता बहुत खास लोगों से जुड़ा हुआ होता है। वो जैसे इसे चैलेंज कर गई थी, उसे वहीं छोड़कर वो तेजी से जाने के लिए मुड़ी। जब मलाइक ने उसका हाथ तेजी से थाम कर जाने से रोका और वो फिर से एक बार उसके कंधे से टकराई। क्या चाहते हो बदले में? हाँ, तुम मुझसे मोहब्बत करने के बदले में क्या चाहती हो? अनायतें, नवाजिशें या कुछ खास? बहुत खास। उसकी जुबान से ये अल्फाज उसे चौंका गए थे और वो उसकी मोहब्बत को पामाल कर रहा था। बदले में उसे नवाजिशें देने की बात कर रहा था। कितना गलत सोचते हो तुम, बहुत गलत, बहुत आम। ये सौदाबाजी क्या मायने रखती है तुम्हारे लिए? हाँ, मेरी मोहब्बत को रुसवा करने वाले तुम कौन होते हो? जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तुम जैसे शख्स से मोहब्बत करूं, किस लिए? तुम जानते हो इस लफ्ज के मानी? मलाइक ने धीरे से उसकी पलकों पर आने वाले मोतियों को छुआ था। अधूरी बातें मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती हैं, तुम्हारा मुश्तल होना वजह, मगर मैं ऐसा ही हूँ। चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा, ये वादा है मेरा। उसे वर्ता हैरत में डुबो के आगे की जानिब बढ़ा। ये सब क्या था? वो उसे तोड़ना चाहता था, अपने सामने झुकाना चाहता था। तुम मुझे क्या मोहब्बत करने पर मजबूर करोगे? तुम खुद मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गए हो। मेरे शहर से निकलने की ख्वाहिश करते हुए भी नहीं निकल सकते। उसके साथ चलते हुए कदरे तलखी से बोली और वो धीरे से मुस्कुराता हुआ चलता जा रहा था। एक अधूरा इंसान उसे मुकम्मल करने की ख्वाहिश क्यों करता था? क्यों चाहता था कि वो उसको अपने दिलो रूह में बसा ले? बारिश बहुत तेज बरस बरस कर खत्म हो चुकी थी, तो ठंडी और मखमूर हवाएं मौसम और ज्यादा पुरखुनक बना गई थी। मलाइक की टांग पर एकदम ही दर्द की टीस सी उठी थी। वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। वो जो उससे कुछ फासले पर बेखबर चल रही थी, तेजी से आगे बढ़ी। दोनों हाथ उसके गिर्द लपेटे उसे सहारा दे गई थी। खुद से इस कदर लड़ना भी अच्छा नहीं होता। आपको इस मौसम में अपनी सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए था। दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा? करीबी बेंच पर उसने मलाइक को सहारा देकर बिठाया था। वो महसूस ना करना चाहते हुए भी दर्द की शिद्दत को महसूस करता चला गया। बेअख्तियार आंखें दर्द की कैफियत से बंद हुई थी। वो जिसे खुद से अपने वजूद से जंग कर रहा था। लाइए मैं दबा दूं, फिर किसी कॉफी शॉप पर चलते हैं। हमदर्दी की लहर सी उठी थी सुमाविया इस पल हर एहसास और सोच को बलाए ताक रख के उसकी टांग को दबाने लगी। वो बेअख्तियारी आंखें बंद किए बैठा रहा। तभी उसके मोबाइल पर प्रेनी की कॉल आई थी। वो मजबूरन ऑफ कर गई। चलिए, रात होने लगी है। उसके कंधे पर हाथ धरे समाविया ने मलाइक को उठने को कहा था। आप यहीं ठहरिए, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। मलाइक ने पलकें उठाई और अपनी खुमार आलूद निगाहें उसके नाजुक से सरापे पर जमा दी थी। वो किस कदर फिक्रमंद थी, जैसे वो उसे हराना चाहती हो। जो खुद से लड़ते हुए वो हार जाया करते हैं, और आप भी एक हारे हुए इंसान हैं, सुमाविया ने कहकर कदम वापस अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा दिए थे। एक झटके से गाड़ी उसके करीब लाकर रोक दी। वो अभी तक हिजान अंगेज कैफियत में बैठा हुआ था। सुमाविया ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और उसे सहारा देने के गर्ज से उस तक आई थी। तब निगाह यकदम उसके टांग की पिछली साइड पर पड़ी थी। वहां से खून रिस रहा था और वो अपने वजूद से बिल्कुल लातलक बैठा इधर उधर मंजर पर नजरें दौड़ाए हुए था। बहुत दर्द हो रहा है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने दर्द को जैसे अपने वजूद में उठता महसूस किया था। मलाइक ने एक नजर उसे देखा और अपनी स्टिक के सहारे चलता हुआ गाड़ी में बैठ गया। तुम मेरी मोहब्बत को अपने वजूद के अंग अंग में महसूस करोगे मलाइक। तुम इस जज्बे की पाकीज़गी और सच्चाई का एतराफ खुद अपने मुंह से करोगे। सोते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। डॉक्टर ने उसकी टांग पर ड्रेसिंग करके पेन किलर दे दी थी। तब समाविया के साथ चलते हुए वो बाहर तक आया था। रुकने की वजह से समाविया ने मुड़कर देखा। वो साख्त खड़ा उसी की जानिब देख रहा था। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, मौसम मजीद खराब हो सकता है। समाविया ने स्कार्फ से निकली हुई लटों को पीछे की तरफ धकेला था। हरीम 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी के काम से किसी दूसरी स्ट्रीट में गया हुआ था, और ऐसे में वो फ्लैट पर तनहा चला जाता तो शायद वो वहाँ ठीक तरह से नहीं रह सकेगा। प्रेनी की कॉल दोबारा आई तो उसे अटेंड करनी पड़ी, और वो बहुत परेशान थी समाविया के लिए। प्रेनी, यू डोंट वरी, मैं बस अभी आई। जल्दी से इन्हें मुतमईन करके फ़ोन बंद कर दिया। चले। समाविया ने कुछ सोचकर आगे कदम बढ़ाए। मलाइक इस लम्हे में एक लफ्ज़ नहीं बोला था। आप ज़रा दवा ज़रूर ले लीजिएगा, आपकी राइट साइड पर पहले ही इतनी प्रॉब्लम है। ओके। वो गाड़ी में बैठते हुए साथ में हदायत कर गई थी। तो मुझे अपने इस रूप से ज़ेर नहीं कर सकती सुमाविया। मैं इतना कमज़ोर नहीं कि पिघल जाऊं। तुम्हारे साथ एक मजबूत मर्द है, उसे मस्खर करना इतना आसान नहीं। सारा शहर पल भर में कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की मानिंद बिखरा था, और वो उसकी तवज्जो को क्या रंग दे गया था। मुझे कोई शौक नहीं है मलाइक कि मैं तुम्हें जीतूं। एक हारा हुआ शख्स, एक कमज़ोर सी सोच वाला शख्स मेरे काबिल कैसे हो सकता है? उसे हकीकतन उसकी सोच पर गुस्सा आया था, इसलिए थोड़ी तलकलामी करना पड़ी और बेख्तियार ही आंखों से आंसू रवा हो गए। मलाइक ने महज एक निगाह गलत उस पर डाली और फिर बाहर की जानिब देखने लगा। आज वाकई में ऐसा लगा कि तुम अधूरे हो मिस्टर
ملائک نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ تمہاری سوچ ادھوری ہے، ایسا ادھورا انسان جو دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق جیتے دیکھنا چاہتا ہو، جو چاہتا ہو سب لوگ اس سے محبت کریں اور وہ سب کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھے، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہو تم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ کیا ہونا ہے اور کس طرح سے ہونا ہے، یہ فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے۔ وہ جب بولنے پر آئی تو اسے ملائک کی تیز نگاہ بھی روک نہ پائی، تبھی کچھ پل گزرنے کے بعد ملائک نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا، فاسٹ انڈین میوزک کی گونج گاڑی کے ماحول کو خوشگوار بنانے لگی۔ دو اجنبی چلے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دیکھو روٹھے روٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ہائے رے کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ میوزک بھی عجیب سے سر بجنے لگے، دونوں ہی جیسے ایک دوسرے سے خائف تھے، ناراض تھے یا کوشش کر رہے تھے۔ تب سماویہ کو انجانے رستے پر گاڑی دوڑانے کا احساس ہوا، وہ فلیٹ ایریا سے بہت آگے نکل آئی تھی، اس نے شاید موڑ غلط لے لیا تھا، تب یکدم ہی اس نے موڑ کاٹا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ کیا خیال ہے آج کی رات یہیں اس کھلے آسمان کے نیچے نہ گزار دیں، واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ سماویہ تو خود اسی دلکش موسم کی دیوانی تھی، مگر اسے ملائک کی بات کا جواب دینا اچھا نہیں لگا۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تو سماویہ کو اور بھی اچھا لگا، اپنی گہری بھوری آنکھیں اس پر جمائے وہ اس کے تاثرات کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ تو ہر بات ہر جذبے سے آری صرف گاڑی چلانے میں مگن تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کی آرزو ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ بھی یہی خواہش چپکے سے کر گئی تھی، اسے جاننے کے باوجود، اس کے خیالات کی پرواز سے واقفیت کے باوجود، مگر اسے ایسے لگتا تھا کہ وہ محض اسے تنگ کرنے کے لیے، اس کی ذات کو ٹھوکر لگا کر مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ تم نے کبھی میرے بارے میں جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مجھے ایک بار ملی، اب جب بھی ملتی ہو تو میری ہر خواہش کو چپکے سے احترام کر کے اسے پورا کر دیتی ہو، کیوں؟ اتنی مہربانی، اس قدر اندھا اعتماد، میں تمہیں دھوکہ بھی تو دے سکتا ہوں، تمہیں زیر کر کے اپنا مقصد بھی تو نکال سکتا ہوں، ایک اجنبی شخص پر اس قدر بھروسہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ملائک نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ سماویہ نے چونکے بنا اسے دیکھا، باتیں کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، تمہیں کہنا آتا ہے، بولنا آتا ہے، مگر تم اس قدر مضبوط ہوتے تو اب تک بہت کچھ کر چکے ہوتے۔ یو آر ڈپلومیٹ پرسن، اور میں اتنی کمزور نہیں جتنی نظر آتی ہوں۔ وہ اسے ان الفاظ میں بہت کچھ باور کروا چکی تھی، بہت کچھ کہہ چکی تھی، درے پردہ وہ اسے چیلنج کر چکی تھی۔ ملائک اس کی بات پر ہنسا تھا اور ہنسا ہی چلا گیا۔ سماویہ کے ماتھے پر ہزاروں شکنیں بن کر بگڑی تھیں۔ تم مجھے ڈپلومیٹ کہہ رہی ہو، انٹرسٹنگ، تم یہ کہنا چاہتی ہو میں مضبوط ہوں اپنے کردار کا، ویری انٹرسٹنگ، تم یہ سمجھتی ہو مجھے تمہیں زیر کرنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہے جو شاید میرے پاس نہیں ہے، تو تم غلط سوچ رہی ہو، غلط سمجھ رہی ہو، میں نے تیر تو پھینک دیا ہے تمہاری طرف، اس کا اثر کب ہوتا ہے یہ بھی بہت جلد نظر آنے لگے گا۔ سماویہ کو لگا اس نے اس کی باتوں سے خوب حیض اٹھایا ہے۔ ملائک نے بے ارادتاً ہی اسٹیئرنگ پر جمے اس کے نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا تھا اور سماویہ نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی تھی۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تم پر کوئی زہر پھونک کر خود میں قید کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے کہ مگر نہیں، میں تو تمہیں ہرانا چاہتا ہوں خود سے، جس محبت اور عشق سے تمہیں انکار ہے، چاہتا ہوں تم اقرار کر لو۔ ہولے سے ہاتھ دھرے اس نے، سوچ کے رنگ بکھیرے، مگر سماویہ نے ہاتھ جھٹکا تھا، تبھی گاڑی اپنے فلیٹ کے پاس روکی اور تیزی سے نیچے اتری۔ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ پرینی کی دوا کا شاپ ہے، بیگ اٹھائے اندر کی جانب بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پرینی نے ملائک کو اندر آنے کو کہا تھا۔ وہ اب موسم کے بدلتے مزاج سے پریشان ہو گئیں، حالانکہ رات بہت گہری نہیں ہوئی تھی، مگر بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ ملائک اس مہربان وجود کے ساتھ اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی لاتی ہوں۔ پرینی اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ بیٹھنے کا کہہ کر وہ واپس مڑی۔ وہ بیڈ پر یوں ہی تھکاوٹ کی وجہ سے دراز ہو گیا، انگ سے جیسے درد اٹھنے لگا تھا۔ اس کی بے احتیاطی بہت دنوں بعد رنگ لائی تھی۔ اگر اس وقت دادی اس کے پاس ہوتی تو یقیناً وہ اپنی محبت سے اس کے سارے درد کو اپنے وجود میں سمیٹ لیتی، اسے بہت ڈانٹتی، مگر اگلے ہی پل ماں کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ بے رخی انتہا پر وہ وجود اسے ہمیشہ سے اگنور کرتا آیا تھا، ہمیشہ سے ہی اس کی باتوں کو غلط رنگ دے کر اسے ڈیگریڈ کیا جاتا تھا۔ اب وہ جب سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی ضد کی وجہ سے یہاں آ گیا تھا تو ماما فون کر کر کے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ وہ پریشان نہیں ہونا چاہتا تھا، بابا تو تھے ہی ماما کے اشاروں پر چلنے والے، وہ سوتیلا جو ٹھہرا، مگر دادی ماں کا وجود تو سوتیلا نہیں تھا نا اس کے لیے، نہ دادی ماں کے لیے ملائک کا وجود غیر تھا۔ بے اختیار ہی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ دایاں ہاتھ چہرے پر ٹھہرا، اس کی اضطراری کیفیت عیاں ہونے سے بچا گیا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ملائک نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہ مہربان وجود پھر سامنے تھا۔ چہرے پر آئی تلخی اور پریشانی کے بادل یکدم ہی چھٹے تھے۔ وہ مسکرا دیا، جبکہ سماویہ وہ اس کے مسکرانے پر جل کر خاک ہوئی تھی۔ پرینی کو آرام کرنے کا کہہ کر وہ وہاں چلی تو آئی تھی، مگر پھر محسوس ہوا کہ وہ یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گی۔ ویسے بھی پرینی نے اسے جو خبر سنائی تھی، اس سے سماویہ کے اندر بے چینیوں نے جگہ لی تھی۔ وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی، مگر پرینی وہ
वो पाकिस्तान का सुनकर तो जैसे फिर से जी उठी थी। कॉफी कप में डालकर वो इस दुश्मन जान की तरफ देखने लगी जो टांग पर हाथ रख के दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था। कॉफी पी लें और ये टेबलेट्स ले लें, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। वो ट्रे मेज पर रखे थोड़ा आगे खिसका गई। इस तरह से करने पर मलाइक ने चेहरा मोड़ लिया। उसे सुमाविया का ये अंदाज एक आंख न भाया था। वो इसी तरह लेटा रहा। मेहमान नवाजी का ये कौन सा तरीका है? मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मुझे यहाँ लेकर आओ और मेरी खातिर मदारत करो? वो धीरे से शिकवा कर गया। सुमाविया जाते जाते मुड़ी थी। वो उसके सामने नहीं रहना चाहती थी। शायद शिकस्त ने उसके वजूद पर हमला कर दिया था। जो सामने बैठा था वो हर तरह से जीतना चाहता था। सुमाविया के जज्बात और कैफियत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैसा खेल था ये, अनकही बातों का अनजाने जज्बात की हलचल से नमू पाने वाला। वो उसे तस्वीर करना चाहता था, अपने वजूद में कैद करने की ख्वाहिश रखता था। वो ऐसा क्यों करना चाहता था? वो तेजी से चलती हुई इसके सामने आ खड़ी हुई थी। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी पूजा करूं? तुम्हारी हर ज्यादती और हर बात को इग्नोर करके वो सब करूं? वो सब जो तुम चाहते हो। तुम्हारे लिए मैं या मेरा वजूद बहुत आम सी हैसियत रखता होगा। मत बोलो कि मेरे वजूद में जीता जागता इंसान मौजूद है। मैं जिंदा हूँ मलाइक। मेरे सीने में दिल धड़कता है। तुम्हारी जख्मी कर देने वाली बातें मेरे वजूद के आर पार होती हैं मलाइक। प्लीज मुझे छोड़ दो, अपने शहर से आजाद कर दो। हाँ हाँ करती हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, मगर वो मोहब्बत जो बहुत पाकीज़ा है। मैं तुम्हारे साथ जीने की ख्वाहिश करती हूँ, मगर नहीं, मैं गलत हूँ मलाइक। तुम जैसे शख्स को सोचना जुर्म है। वो फट पड़ी। जो कुछ उसे बहुत पहले कहना चाहिए था वो सब सुमाविया ने आज कहा था। तुमने चंद कदम मेरे साथ चलने की ख्वाहिश की। मैं बिला किसी जवाब के तुम्हारे साथ चलती रही, तुम्हारी सोच पर कुड़ती रही, मगर कहा कुछ नहीं। बोली भी तो इस वक्त जब बर्दाश्त ना हो सका। मुझे आज़ाद कर दो अपने तिलस्म से। मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलना चाहती। मुझे तुम्हारी हमराही, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए मलाइक। मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ। अब लहजा कदरे धीमा हुआ था। वो उसकी तरफ देखे बस उसे चुपचाप सुन रहा था। वो हारी हुई लग रही थी। तुम मुझे भूल पाओगी क्या? इस बार मलाइक ने धीरे से कहा और वो चौंकी नहीं। खूने जिगर पीती महज उसे देख गई थी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, दावा नहीं करती, मगर यहाँ से जाकर किसी भी तरह तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। टूटे हुए अल्फाज सुमाविया के अंदर होने वाली हलचल के तर्जुमान थे, मगर वो आज कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। क्या पता ये कहने का मौका फिर कभी मिले ना मिले। वो आज उसके सामने है, कल वो ना हो। तुम मुझे जितना भुलाना चाहोगी उतना ही याद आऊंगा मैं। जितना मुझे खुद से दूर करना चाहोगी मुझे उतना ही करीब पाओगी। आजमा लेना। वो उसे फिर से इतना बड़ा चैलेंज कर गया था। क्या था ये शख्स? ना ही अपने और उसके दरमियान कोई रिश्ता रखना चाहता था और ना ही इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहता था। एक बार, सिर्फ एक बात बता दो मुझे मलाइक, तुम मुझसे क्यों मिले? मुझे मिले भी तो ऐसे कि हर बार मुझे अपनी मोहब्बत में डूबता देखना चाहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मलाइक? तुमने बहुत सी लड़कियों से फ्लर्ट किया होगा, बहुत सी लड़कियों के जज्बात और एहसास से नाजायज फायदा उठाया होगा। इस मुल्क में और भी बहुत सी लड़कियां थीं मुझसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत। मुझे ही क्यों अपने जाल में फंसाया? वाय, उसकी बात पर मलाइक उठते हुए करीब चला आया। सामने खड़ा उसे शोशोपन में मुब्तला कर गया। चेहरे पर मुस्कान सजाए। तुम सबसे अलग होना इसलिए, सिर्फ इसीलिए। तुम्हारे बाकी सवालों का जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। वक्त आने पर बस वक्त का इंतजार। मुझे भी मलाइक की सांसें सुमाविया के चेहरे को छूने लगी थी। वो थोड़ा पीछे हुई और रुख मोड़ गई। वक्त ही तो कम है मलाइक, बहुत कम। मैं यहाँ से इस मुल्क से बहुत जल्द चली जाऊंगी। तुम अभी किसी और को मेरी जगह लाने की तैयारी कर लो। उसने साफ गोई से काम लिया। मलाइक ने एक ही झटके से उसे अपने करीब किया, इतना कि दोनों के दरमियान कुछ ही फासला था। मुझसे दूर जाने का सोचना भी नहीं। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। इतनी जल्दी थोड़ी ही ना अपने शहर से आजाद करूंगा। अभी तो मोहब्बतों की सुबह होनी है, नफरतों की शाम होना बाकी है। तुम्हें महसूस करने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा? मौका भी है और दस्तूर भी। वो साख्त बनी उसकी बातों के खंजर अपने वजूद पर चलते महसूस करने लगी। हाथ पर गिरफ्त अभी तक बहुत मजबूत थी। तुमने अपनी मोहब्बत मेरे नाम की, इसके बदले मेरी सारी नवाजिशें तुम्हारे नाम। वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने लगा, मगर अब शायद वो अमली कदम उठाने की पोजीशन में नहीं थी। उसकी इस हरकत को वो रुकना चाहती थी। वो किस कदर मजबूत था, बहादुर था। लीव मी, आई सेड लीव मी। कदर दुरुस्तगी और हकारत भरी निगाहों से उसे देखा था। तुम मेरे काबिल हो ही कहाँ जो मुझे महसूस कर पाओगे? मेरी मोहब्बत को तो छू नहीं सके, मेरे वजूद की धज्जियां क्या उड़ाओगे? वहीं ठहरे आम कमजोर लम्हों की गिरफ्त में आ जाने वाले मर्द जहर लगते हैं मुझे। मेरी मोहब्बत को रुस्वा करने वाले तुम होते कौन हो? माना मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, वो मोहब्बत जो पाकीज़गी की आला और बुलंद पाया मकाम को छूकर अमर होती है, जिसे महसूस करने के लिए पाकीज़ा वजूद और दिल की ज़रूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। उसने एक झटके से अपने वजूद को आज़ाद करवा के जहर भरे अल्फाज कहे थे, और इस बार वो बेतासुर खड़ा नहीं रहा था। उसके माथे पर आई शिकने उसके दिल की कैफियत की तर्जुमान थी। बस एक शिकवा रहेगा किस्मत से, जो ये दर्द देना ही था तो किसी ऐसे बंदे के लिए देती जो उस दर्द के लायक होता। सब खत्म हो गया मलाइक, सब कुछ। वो कहकर अब रुकी नहीं थी। बाहर खड़ी प्रैनी की आंखें अश्कबार थीं।
وہ جتنا بھی فخر کرتی کم تھا کہ سماویہ کی سوچ کس قدر نکھری اور صاف و شفاف ہے. انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر کے غلط نہیں کیا تھا. جو یہ سب ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر جو وہ کرنا چاہتی تھی خدا کرے وہ سب ٹھیک ہو. آنکھیں پوچھ کر وہ روتی ہوئی سماویہ کی طرف بڑھی. ملائی وہ خود کو پھر سے بستر پر گرا گیا. کیتھرائن جیسے ہی سماویہ کے کمرے میں داخل ہوئی، حیرانی کا شدید جھٹکا اس کا منتظر تھا. وہ سجدے میں گری تھی، بڑی ساری چادر کو اپنے وجود کے گرد لپیٹے وہ سسک رہی تھی. کتنے ہی پل بیت گئے، وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی. اگلے ہی پل وہ پرینی کے روم کی طرف آئی جو اپنا سامان پیک کرنے میں مگن تھی. اسے کیا ہوا ہے پرینی، اور وہ کیوں رو رہی ہے؟ کیتھرائن نے دھیرے سے کہا. پرینی نے ٹھنڈی آہ بھری اور کپڑے سمیٹتے گویا ہوئی. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کیتھرائن جن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جن کے ہونے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. ہم بھی بدل جاتے ہیں. پرینی کی زومینی بات کیتھرائن کو چونک آ گئی. وٹ آر یو سیئنگ؟ آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. اس نے ورطہ حیرت سے خود کو ڈوبتے محسوس کیا تھا. کیتھرائن، میں نے اسے پہلی بار خدا کے سامنے خود جھکتے پایا ہے. وہ جیسے ہار کر قسمت اور مقدر کے فیصلے کے آگے جھک گئی ہے. محبت انسان کو بدل دیتی ہے کیتھرائن، اور اسے بھی محبت نے سرپاپا بدل دیا ہے. سماویہ ٹوٹ کر خدا کے سامنے جھک گئی ہے. ان کی آنکھوں میں الوہی چمک تھی. انجانی شعاؤں کی روشنی وجود سے پھوٹنے لگی تھی. کیتھرائن سب سمجھ گئی تھی. مجاز خدا اگر سچا ہو تو عشق حقیقی کا سفر طے کرتا ہے، ضرور کرتا ہے. انسان مجازی عشق میں ہار کر خدا کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اسے دنیا اور آخرت ہر نعمت عطا کر دیتا ہے. پرینی کو بھی امید تھی، سب ٹھیک ہو جانے کی امید. کب کی فلائٹ ہے؟ کیا تیاری مکمل ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے سر کو اسپاٹ میں جنبش دے گئی. تم بہت یاد آؤ گی کیتھرائن. اگلے ہی پل وہ اب پرینی کے مضبوط بازوؤں میں سما گئی تھی. آئی ول مس یو آلسو ویری مچ. کیتھرائن نے کہا تھا. جلد پاکستان آنا، ہمیں تمہارا شدت سے انتظار رہے گا. پرینی کے کہنے پر کیتھرائن نے سر کو جنبش دی. اور ہاں، فلائٹ کل کی ہے، تم وقت پر پہنچ جانا ایئرپورٹ. پرینی کو جیسے یاد آیا تو فلائٹ کے بارے میں بتا گئی. میں چاہتی ہوں کیتھرائن تو تم مسلمان ہو جاؤ. مجھے بے چینی سے تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا. انہوں نے بہت جذب سے کیتھرائن کا ہاتھ تھامتے خواہش کی تھی. آپ کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. آپ کا یہ انداز، یہ محبت، آپ کے ہر لفظ میں چھپی گہری سچائی. میں یقیناً بہت جلد کوئی اچھا سا فیصلہ کروں گی. کیتھرائن کے الفاظ پرینی کو ایک نئی خوشی کا احساس دلا گئے تھے. آئی ول ویٹ. وہ مسکرا کر پھر سے پرینی کے گلے لگ گئی. میں ابھی آئی. کیتھرائن سماویہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی. وہ سجدے سے اٹھ چکی تھی مگر حالت دعا میں بیٹھی ہاتھوں کو اٹھائے روئے چلی گئی تھی. آنسو دامن میں جذب ہو رہے تھے اور وہ بے تاثر سی کھڑی تھی. وہ خدا ہے اکثر درد کی اس منزل کو مسافر کرتا ہے جہاں سے ہم لوٹ کر اس کی جانب رخ کرتے ہیں. یہ بھی تو اس کی عنایتی ہوتی ہے. میں اس سکون سے بہت دور تھی مولا، بہت دور. مجھے ہر پل میں بے چینیوں نے گھیرا ہوا تھا. میں تیری ذات سے دور تھی اور اس شخص کے بہت قریب. وہ کیا تھا مولا؟ میرے وجود کو توڑنے کی خواہش کرنے والا. میں تیری رحمت کے سائے سے محروم نہ تھی مگر تیری ذات سے ناآشنا تھی. محض ایک چھوٹا سا درد، محض چھوٹی سی تکلیف نے مجھے تیرے وجود سے آشنائی دے دی تھی. خود سے مخاطب ہو کر وہ روئی چلی جا رہی تھی. کیتھرائن آگے بڑھی. اس کا درد، یہ کیفیت اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی. اس کے کندھے پر ہاتھ دھر کر جیسے تکلیف کو کم کرنا چاہا تھا. مجھے معاف کر دے مولا، میں نے تجھ پر، تیری محبت پر سب کو فوقیت دی. میں نے انجانے درد کو اپنے دل میں جگہ دی اور خود کو توڑ دیا مولا، مگر تیری رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکی. وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی. جائے نماز لپیٹتے وہ دھیرے سے اٹھی. اسی پل ہزاروں طوفانوں کی لہروں کی اضطرابی کیفیت اس کے وجود سے بہت دور جا چکی تھی. کیتھرائن سامنے کھڑی تھی اور وہ اسے دیکھے گئی. سماویہ. کیتھرائن آگے بڑھی اور وہ اس کے ساتھ لگ گئی. پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس بے درد شخص کے لیے خود کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو. میں جانتی ہوں سب کچھ. تم یہ سمجھ لو وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا. نہیں کیتھرائن، میں اس کے قابل نہیں تھی شاید. آنسو پونچھ کر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا. اوکے، جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. تم پاکستان جا رہی ہو. پلیز یہ یادیں، یہ باتیں یہیں دفن کر دو. اسے ہمت اور حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کیتھرائن نے کہا اور اسے لے کر پرینی کے کمرے میں چلی آئی. تب اس رات تینوں نے مل کر خوب باتیں کی تھیں. رات کافی پی اور ساری رات جا کر انجوائے کیا. کیتھرائن نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ماحول کی خنکی اور تاریکی دور کرنے کی. کسی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئی تھی. اگلے روز پرینی اور سماویہ اپنی پیکنگ مکمل کر کے سب کچھ فائنل کر چکی تھی. کیتھرائن کو پاپا کے کسی کام سے جانا تھا. وہ شام میں ٹائم پر پہنچنے کا کہہ کر فلیٹ سے صبح سویرے ہی نکل گئی تھی. ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں پرینی؟ انجانے خیال سے سماویہ نے پرینی سے دریافت کیا. ہمیں یہاں سے کبھی نہ کبھی تو جانا ہی تھا سماویہ. تمہارے بابا کی یہی خواہش تھی، بس پوری بہت دیر سے ہو پائی ہے. انہوں نے سماویہ کے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا تھا. میرے تمام رشتے جو مجھ سے روٹھے ہوئے تھے، مجھ سے ناراض تھے، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں سماویہ. ویسے بھی کب تک اس پردیس اور اجنبی ملک میں رہیں؟ اپنا ملک، اپنی دھرتی تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا. سماویہ نے ان کی بات پر چپکے سے سر جھکا لیا. وہ بولتی بھی تو کیا. اب تو سماویہ کے دل میں اپنوں سے ملنے کی خواہش بیدار ہوئی تھی. تب وہ شام کی فلائٹ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں.
कैथराइन से मिलकर कनाडा को एक बार जी भर के देखा था। कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश सी जागी थी कि वो भी यहीं कहीं मौजूद होता और उसे देख मुस्कुराता। वो उसे छोड़ के जा रही थी, मगर बहुत सी दिलकश और हसीन यादें अपने दिल के बंद दरीचे में कैद करके जा रही थी। वो 5 दिन से उससे मिल नहीं पाई थी। उस रात के बाद वो उससे हर ताल्लुक तोड़ चुकी थी, हर रिश्ता, मगर नहीं, रिश्ते और ताल्लुक आसानी से नहीं टूटा करते। वो भी इस पाकीज़ा रिश्ते को नहीं तोड़ पाई थी जो सुमाविया और मलाइक के दरमियान था। तुम मुझे भूल पाओगी क्या? कहीं नजदीक से ही अलुसन ने दरियाफ्त किया था। नहीं, तुम ऐसा कर नहीं पाओगी। तुम मुझे जितना भुलाने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें उतना ही याद आऊंगा। तुम मुझसे जितना दूर जाओगी, मुझे उतना ही करीब पाओगी। सोचों ने वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। बहुत अजीज है उसे आंखें मेरी लेकिन, बहुत अजीज हैं उसे आंखें मेरी लेकिन, वो जाते जाते इन्हें कर गया है पुरनम फिर। पलकों से अश्क जारी हुए तो रुके बिना बहते चले गए थे। हाँ, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी, बहुत याद आओगे तुम। वो खुद पर अख्तियार ना रख सकी। सिसकता वजूद प्रेनी को तड़पा गया था। वो समाविया को यूं रोता और सिसकता देखकर तड़प उठी थी। उसे खुद से साथ लगा लिया और रोने दिया। प्रेनी ने फोन पर अम्मा और भाई को मुकम्मल तौर पर आने की इत्तला दे दी थी। फ्लाइट का टाइम भी बता दिया था। वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बाहर आने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा था। चेकिंग के बाद वो जैसे ही बैरूनी साइड पर पहुंचे, दूर से ही इर्तजा भाई और भाभी वहां मौजूद थे। उनकी तरफ देखकर प्रेनी की आंखों की चमक और बढ़ गई थी। 12 साल, पूरे 12 साल बाद वो उन्हें देख पाई थी। उनसे मिलकर ना जाने कितने ही आंसू पानी बनकर बह निकले। इतने सालों बाद मिल रही हो यकीन नहीं आ रहा, वरना हम तो सारी उम्मीद खत्म कर चुके थे। इर्तजा गिलानी की आंखों में खुशी के आंसू थे और सुमैया भाभी वो भी बहुत खुश नजर आ रही थी। ये सुमाविया है। इर्तजा भाई के पूछने पर प्रेनी ने इस्बात में सर हिलाया। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। कैसी हो बेटा? उन्होंने सर पर प्यार से हाथ धरा और खुद से लगाकर प्यार किया। वो अपनी खैरियत की बाबत बता गई। सुमैया भाभी ने भी उसे प्यार किया और उसे देख बहुत खुश हुई। परवीन, आज इस्लामाबाद फिर से जी उठा है तुम्हारे आने से। भाई ने इन लोगों को गाड़ी की तरफ बढ़ने का कहकर चलते हुए प्रेनी से कहा और वो मुस्कुरा दी। वाकई में अपनी धरती पर कदम रखकर बहुत अच्छा लगा है भाई। बच्चे कैसे हैं? भाभी और अम्मा कैसी हैं? सुमैया भाभी को मुखातिब करके कहा। अम्मा बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे आने की बहुत खुशी है उन्हें। पूरे हफ्ते से घर की सेटिंग चेंज करवा रही हैं, हत्ता के पूरे हफ्ते घर की रगड़ रगड़ कर सफाई करवाती रही हैं। हर दिन तुम्हारे आने की खबर देता रहा है। बहुत जज्ब से कहा। बच्चों वाला सवाल वो जैसे गोल कर गई थी। प्रेनी के जहन में इत्मीनान का सा ख्याल कूंदा। क्या आप क्या करती हो बेटा? सुमाविया ने सुमैया के पूछने पर बताया कि वो इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करके अपना बिजनेस संभाल रही थी और भी बहुत कुछ। वो बहुत खुश हूँ। इर्तजा भी इस मोहिनी सूरत वाली सुमाविया को देखकर मुतमईन हुए। उसका रवैया, अंदाज, लहजा बहुत सुलझा हुआ लगा था। परवीन, अपनी बेटी की इतनी बेहतरीन परवरिश करने पर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मामू के मुंह से सुमाविया ने ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़्यादा हुई। ये हैरत खुशी की थी। शुक्रिया भाई, मेरी बच्ची वाकई में बहुत सुलझी हुई और बहुत अच्छी सीरत की है। खुदा के इस एहसान पर मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। वो मैं सर झुका के उनकी बातें सुनने में मगन थी। अगले ही पल इर्तजा गिलानी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अम्मा से मिलने के बाद प्रेनी की आंखें चमक से भर गई थीं। मोहब्बत की ये चमक बहुत अनोखी थी, बहुत खूबसूरत थी। अम्मा ने सुमाविया को भी खुद से लगाकर बहुत बहुत प्यार किया। सबकी इतनी मोहब्बतें, इस कदर प्यार, उसकी आंखें नम कर गए। हेलो कजन, हाउ आर यू? वो यकीनन मामू का बेटा था। वो उसके अंदाज पर महज मुस्कुराती। आई एम अशर, नाइस टू मीट यू। वो मुस्कुराते हुए, अच्छा लगा। मी टू, उसने जवाब दिया। ये अलीजा है, अशर से छोटी तुम्हारे मामू की बेटी। अलीजा अपने रूम से निकलकर लाउंज में आई तो अम्मा ने सुमाविया से तारुफ करवाया। वो दोनों प्रेनी से मिल चुके थे। अलीजा से भी हेलो हाय ठीक रही। वो भी बहुत अच्छी थी। जल्द ही वो अशर और अलीजा से घुल मिल गई। दोनों ही उसको बहुत ख्याल रखते और उसे कंपनी देते। मैं यूं फारिग नहीं रह सकती प्रेनी, कुछ काम करना चाहती हूँ। आदत नहीं है ना यूं फारिग बैठने की। लाउंज में सब लोग विराजमान थे। चाय का दौर चल रहा था जब सुमाविया ने इन्हें कहा, हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अगर चाहो तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। मामू ने उसे जैसे तसल्ली दी। वो चाय की प्याली साइड पर रखे इनसे पूछने लगी, वहाँ मुझे क्या करना होगा? जो तुम चाहो। वैसे भी मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा बिजनेस संभालो। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं। साथ में उन्होंने अपने काम की नोयत भी समझाई जो उसे पसंद आई थी। उनका कहना था कि इन्हें कुछ ही दिनों में आउट ऑफ सिटी जाना था। उनके बिजनेस टूर तो लगते ही रहते थे, सो वो इजीली इनकी सीट संभाल सकती है। मगर पापा भाई वो भी आ जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा? क्या कर सकता है वो सवाए आवारा गर्दी करके? मैंने जो भी फैसला किया है सो समझ कर किया है। इनकी बात किसी को मजीद कुछ कहने से रुक गई थी। प्रेनी और सुमाविया इस फैसले से मुतमईन हो गई। आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं इर्तजा? उम्र का हक आप किसी और को देकर ठीक नहीं कर रहे। सुमैया के कहने पर किताब पढ़ते इर्तजा ने चौंक कर इन्हें देखा। वो अपने कमरे में आते ही इनके सर हो गई। उम्र का हक? कौन से हक की बात कर रही हो? वो बेटा जिसे हमारी कोई फिक्र नहीं, हर बात में अपनी मनमानी की, अपने बाप को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया।
اور तुम अब उसकी फिक्र कर रही हो। पहले तो हर बात में, अब बात और है इर्तिजा, बहुत बर्दाश्त कर ली उसकी जुदाई, 2 साल हो चुके हैं उसे गए हुए, अब इससे दूर नहीं रह सकती, बुलवाइए उसे, बस खत्म कीजिए हर तरह का झगड़ा। सुमैया की दर्द भरी बातें इर्तिजा को चौंका कर रख गई थी। आज इतने सालों बाद मोहब्बत जागी थी उमर के लिए, जब वो जिद्दी और हठधर्म हो गया था, अपना हर फैसला खुद करना चाहता था। सोचूंगा मुझे क्या करना है, तुम प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। और सुमाविया मेरा बिजनेस जरूर संभालेगी। उन्होंने अपना हतमी फैसला सुनाकर किताब मुंह के आगे कर दी थी और सुमैया वो अजीब तरह से इस्तराब भरी कैफियत से गुजरने लगी। सुबह हस्बे मामूल सभी जल्दी उठे थे। बाद नमाज फजर हर कोई अपने अपने कामों में मगन हो गया था। सुमाविया को ऑफिस जाने का पहला दिन था। वो अपने कपड़े प्रेस करके साइड इसी स्टैंड पर ही फैला गई थी जब अलीजा अंदर दाखिल हुई। सुबह खैर, उसने धीमे लहजे में कहकर सुमाविया के गले में बाहें डाल दी थी और सुमाविया ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर बोसा दिया। आज आपका फर्स्ट डे है ऑफिस में, मैं भी साथ चलूं? वो सुमाविया से बहुत प्यार करने लगी थी। 3-4 साल छोटी होने की वजह से उसे आप कहकर मुखातिब करती थी। सुमाविया भी उसे बहनों की तरह चाहने लगी थी। अगर तुम साथ जाओगी तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी। सुमाविया ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, आप इतनी अच्छी क्यों हैं सुमाविया, और आप इतने दिनों बाद क्यों आई यहाँ आप? सच, आपका और फुप्पो का जिक्र यहाँ हर रोज होता था। आपसे मिलने की ख्वाहिश तो बहुत पहले से थी। अलीजा के इस तरह कहने पर वो चुपचाप सर झुका गई। सब लोग प्रैनी से नाराज थे ना, इसीलिए, मगर प्रैनी एक पल के लिए भी किसी को भूल नहीं पाई थी। अलीजा, प्रैनी ने कोई गलत फैसला तो नहीं किया था पापा से शादी करके? सुमाविया ने यास भरे लहजे में उससे पूछा और वो हैरान हुए बगैर उसकी तरफ देख गई। नहीं सुमाविया, फुप्पो ने कुछ गलत नहीं किया। अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद इतनी हिम्मत ना होती मुझ में। उन्होंने आपकी खातिर तैमूर अंकल से शादी करके कुछ भी गलत नहीं किया। वो उसकी तरफ देखते हुए हाथ सुमाविया के हाथ पर धर गई। सुमाविया ने रुख मोड़ लिया। तुम दोनों यहाँ खड़ी हो, चलो, सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सुमैया ने अंदर आते हुए दोनों से कह गई और वो दोनों जी कहकर उनके साथ चलते हुए नीचे की तरफ बढ़ गई। वो अभी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठी ही थी कि अशर सीटी बजाते हुए ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर वहां आया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, सलाम करके वो वहीं विराजमान हो गया था। पापा, रहमान का फोन आया था, आपकी दुबई की सीट कंफर्म हो चुकी है और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, परसों की फ्लाइट है। वो ब्रेड पर बटर लगाते हुए इतला देते बोला, चलो ये तो अच्छा हुआ, साइड बिजनेस डीलिंग भी हो जाएगी। तुम मिस्टर रहमान को ओके कर देना और तमाम प्रोजेक्ट्स फाइल पर फिर से चेक कर लेना। उन्होंने उसे ताकीद करते हुए कहा, हाय, आराम से नाश्ता तो कर लो तुम सब, यहाँ भी काम की बातें। अरे मैं कहती हूँ घर को भी ऑफिस समझ रखा है तुमने। अम्मा को नाश्ते की टेबल पर बिजनेस के मुतालिक गुफ्तगू एक आंख न भाती। प्रैनी और सुमैया के साथ साथ सब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। बहू, उमर का फोन आया क्या? उसके बारे में कुछ पता चला? इर्तिजा के अलावा सभी अम्मा की बात पर चौंके, मगर सुमैया बेतासुर बैठी रही। इर्तिजा जानते थे सासू बहू के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। वो क्यों फोन करने लगा? उसे हमारी फिक्र कब हुई? जब आना होगा आ जाएगा, आप बार बार उसकी फिक्र ना किया करें। इर्तिजा ने चाय का सिप लेते हुए कहा, कैसे बाप हो बेटा? वो सालों से परदेश में है, मगर तुम्हें परवाह ही कब है? ये भी पता नहीं कि जिंदा भी है या? अम्मा, इर्तिजा चीखिए। सुमैया तो बाकायदा रोने लगी। उसकी बेरुखी की वजह भी तुम ही हो। इर्तिजा सुमैया को कहते कहते कुर्सी खींचकर उठ खड़े हुए। क्या जरूरत थी अम्मा उमर भाई का जिक्र छेड़ने से? पूरा माहौल सोगवार हो गया। अलीजा ने धीरे से कहा, मैं कह देती हूँ मेरा बच्चा इस घर में वापस ना आया तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। ऐसी भी क्या नाराजगी, 2 साल बीत गए, खैर खबर ही ना पूछी। अम्मा भी रोने लगी थी। सुमाविया और प्रैनी साख्त बैठी थी। हौसला करें अम्मा, वो जहां भी होगा बिल्कुल ठीक होगा, आप परेशान ना हो। प्रैनी ने अम्मा को हौसला दिया। भाई प्लीज रिलैक्स, आप छोटी सी बात पर इस तरह से रिएक्ट ना करें। वो कोई गैर तो नहीं, बेटा है आपका, गलती जिसकी भी है उसे नाराज करके मना कर घर लाना तो आपका फर्ज है। क्यों? मेरा फर्ज क्यों है? हर काम मुझे ही करना है, बाप हूं मैं उसका। मगर उसे किसी की भी परवाह नहीं, यूं छोड़ छाड़ कर चला गया। जानती हो उसकी वजह मुझे कितना लॉस हुआ बिजनेस में, मगर उसे किसी बात की परवाह नहीं। इर्तिजा अच्छा खासा भड़क उठे थे। पूरा माहौल ही उखड़ा उखड़ा सा हो गया था। सुमाविया बेअख्तियार ही सोचा कि कौन है वो शख्स जिसकी वजह से इस कदर हंगामा हुआ। सब लोग महज उसकी वजह से परेशान हो गए हैं। प्लीज सब लोग रिलैक्स हो जाएं। उमर भाई 2 हफ्ते से यही हैं, इसी शहर में। अशर ने गोया धमाका किया था। सभी चौंके। देख लिया सुमैया, अशर को ये जानता था कि उमर यही है, इसी शहर में, तो बताया क्यों नहीं? इर्तिजा ने तोप का रुख सुमैया की तरफ किया। कैसे बताता और क्यों बताता पापा? भाई की परवाह है ही किसे? आपको महज अपने बिजनेस की फिक्र है। मामा को अपने क्लब से मतलब प्यार और मोहब्बत तो नहीं, 100 गिले हैं। सिर्फ एक दादी हैं जिन्हें भाई की परवाह है। मुझे और अलीजा को भाई की फिक्र है तो हम जानते हैं, और भाई से मिल भी चुके हैं, मगर वो यहाँ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अशर धमाके पर एक और धमाका कर गया था। इर्तिजा कुर्सी को जूती से परे धकेलते तेजी से बाहर निकलते चले गए। तुमने अच्छा नहीं किया अशर, मैं माँ हूँ उमर की, मुझे तो बताते। आप माँ हैं? आपको एहसास हो गया उसका? भाई को कभी आपका प्यार मिला ही नहीं, कभी भी उसे आपकी और
पापा की मोहब्बत नहीं मिली, इसी वजह से वो हम सब से दूर जा चुके हैं। ये कैसी मोहब्बत है माँ जो सिर्फ दिल में है, लफ्जों में है, उसका इजहार तो कहीं भी नहीं है। अशर का दिल बुरी तरह से भराया था। सुमैया फूट फूट कर रो दी थी। अलीजा आगे बढ़कर अशर को लेकर बाहर जाने को कह गई। नहीं जाऊंगा यहाँ से तब तक जब तक सब मेरे भाई की महरूमियों का बदला नहीं देंगे। वो इतने अच्छे होकर भी सबके लिए बुरे हैं। कैसी मोहब्बत थी मम्मा आपकी जो भाई को महरूमियों में धकेल गई। चलो यहाँ से, अशर बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से पहले ही सबकी आंखों में आंसू हैं। अलीजा उसे तकरीबन धकेलती हुई वहां से ले गई। मैं अपने बच्चे से माफी मांग लूंगी अम्मा, मुझे उसके पास ले जाएं, मैं अपनी गलतियों और लापरवाहियों का अजाला करना चाहती हूँ। सुमैया अम्मा के करीब चली आई। अम्मा के पास ही बैठते मिन्नत समाजत करने लगी। अगर तुमने थोड़ी सी तवज्जो उसे दी होती तो ये नौबत ना आती। अम्मा कुर्सी खींचकर उठ गई। ये क्या हो रहा है इस घर में? सुमाविया सोचो इस तरह में घिर गई थी। वो चुपचाप उठते हुए ऑफिस के लिए तैयार होने चलती। आप फिक्र नहीं करें भाभी, मैं आपके साथ चलूंगी। उमर को घर लौटकर आना होगा। सुमैया के कंधे पर हाथ धरे जैसे इन्हें तसल्ली दी। वो मान जाएगा ना परवीन, मेरा बच्चा, वो मुझे माफ कर देगा ना? मैंने उससे उसके हिस्से की मोहब्बतें छीन ली, मैं उसकी मकरूज हूँ। वो परवीन के गले लगकर रो दी और प्रैनी ने इन्हें तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस में पहला दिन बहुत अच्छा रहा। वो पूरे स्टाफ से मिली। मामू के ऑफिस की लोकेशन बहुत ही शानदार थी। इर्द गिर्द पहाड़ों के अंबार और उनके दामन में गिलानी इंडस्ट्री जगमगा रही थी। इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा उसे बहुत पसंद आया था। बल खाती हुई सड़कें, पहाड़ों के दामन में से गुजरती हुई बहुत खूबसूरत सा माहौल लगता था। रात में हर सू रोशनी ही रोशनी नजर आती थी। दूर से पहाड़ों पर नजरें जमाते हुए अजब सी सरशारी रूह को मसरूर करके गुजर जाती। सर्दियों के अवाइल में इस्लामाबाद का मौसम बहुत खुनक हो जाता था। वो शाम होते ही तन्हा निकल आई। पत्थरों की वादी में चलते हुए खुद को महफूज कर रही थी। वो पाकिस्तान आई तो उसने पेंट कोट की जगह सादे लिबास को फौकियत दी। प्रैनी ने आते ही उसके लिए कपड़े सिलवाए जो कि बिल्कुल पाकिस्तानी तहजीब की तर्जुमानी करते थे। लेदर कॉटन की कमीज शलवार, साथ में हमरंग दुपट्टे, और वो अब भी जॉर्जेट की कमीज और शलवार में मलबूस जर्सी के साथ शॉल ओढ़े हुए थी। उसे इस तरह से शॉल ओढ़ना बेहद अच्छा लगा था, इसीलिए सुमाविया को इस ड्रेस में कोई दिक्कत ना हुई। तुम मुझे भूल पाओगी क्या? चलते चलते कोई खूबसूरत सी आवाज जहन में गूंजी। वो रुक गई, इधर उधर देखा, मगर वो कहीं ना था। उसकी कही हुई बातें वो भूली कब पाई थी। हर नमाज के साथ उसकी आंखों से बहते अश्क उसके दिल की कैफियत की गुमाज थे। मैं जब भी तन्हा होंगी तुम मुझको याद आओगे। मैं चलते चलते रुक जाऊंगी, तुम मुझको याद आओगे। हंसते हंसते रो दूंगी जब मुझको याद आओगे। पलकों से अश्क यूं ही बहने लगे और वो एक बड़े से पत्थर पर टिक गई और नजरें सामने भागती दौड़ती ट्रैफिक पर जमा दी। हालांकि वहां ट्रैफिक कम थी, मगर इक्का दुक्का गाड़ी गुजर ही जाती। कहाँ हो तुम मलाइक? ये दुनिया इतनी बड़ी तो नहीं कि तुम मुझे मिल ना पाओ। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ कैसे मैं तुम्हें कैसे भूलूं? मेरे बस में नहीं है ये सब। यूं ही पत्थर उठाकर सामने फेंकते हुए वो मुजम्मल वजूद ओ बेकरार सरापे से सोचे गई। कैन यू फॉरगेट मी? ये फिक्रा मलाइक ने जाने से पहले उससे कहा था जब वो आखिरी बार उससे मिली थी। उस रात, वो रात कैसे भूल जाती जब उसने मलाइक से हर ताल्लुक तोड़ दिया था। तुम मेरी सांसों में रहते हो, दिल की धड़कनों में बसते हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को टूट कर चाहा है मलाइक, वो तुम हो। तुम्हें कैसे ना सोचूं? हर सोच पर तो तुम्हारा ही कब्जा है। खुद से बेगाना वो धीरे धीरे से लब वाह करते हुए बोली। रोते हुए उसे वो सब मंजर याद आते गए जो उसने कनाडा में गुजारे थे। वो उसके साथ था, कितना अपना अपना सा लगता था उसके साथ वक्त गुजारना। आई वॉन्ट टू लिव इन योर हार्ट मलाइक, सोचते हुए कितने ही आंसू गिरे थे। आई वॉन्ट दैट यू लव मी, आई वॉन्ट दैट यू बिलीव मी। अजब सी लय पर सांसें धड़कने लगी थी। आई मिस यू मलाइक, आई मिस यू वेरी मच। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो दी थी। कहाँ हो तुम? रोते रोते यूं ही वक्त बीतने का एहसास गहरा हुआ था। तन्हाई और तारीकी के सन्नाटे गहरे हुए तो अजब सी बेकली ने वजूद का अहाता कर लिया। पलके बंद किए वो हर चीज जैसे महसूस नहीं करना चाहती थी। मौसम ने अचानक खतरनाक तेवर बदल लिए। गहरे से आप बादल झुमकुटों की सूरत आन मौजूद हुए और धरती पर साया कर गए थे। रात होने लगी थी। वो बेखुदी में उन बादलों को देखे गई। अजीब से डर ने वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था और वो आंखें और चेहरा साफ करते तेजी से उठते हुए गाड़ी की जाने बढ़ी और फुल स्पीड में गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। प्रैनी की तो हालत ही गैर हो रही थी कि कहीं वो रास्ता ही ना भूल गई हो। हालांकि घर से ऑफिस का रास्ता ज्यादा नहीं था, इसलिए सुमाविया को घर पहुंचने में बिल्कुल दिक्कत ना हुई थी। कहाँ थी तुम? इतना परेशान कर दिया। मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें ना? प्रैनी उसे गेट के पास ही मिल गई थी। सॉरी प्रैनी, मैं यूं ही। उसके कहने से पलकें फिर से भीगती चली गई। ओके चलो अंदर, अपना ख्याल नहीं है जरा भी, बीमार पड़ जाओगी ऐसे। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। इस कदर टूट कर चाहने वाला वजूद उसके इतने करीब था माँ की सूरत में, और वो उसको ढूंढने निकली थी जो उसका था ही नहीं। लाउंज के सोफे पर बराजमान वो दुखो याद से सोचे गई। सुमाविया, अच्छा हुआ आप आ गई।
हम सब आपके लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। ये बताइए ऑफिस में पहला दिन कैसा लगा? अलीजा उसके करीब आते शुरू हुई। सोफे पर बैठते उससे दरियाफ्त कर गई। बहुत अच्छा, इनफैक्ट ऑफिस की लोकेशन, सेटअप, वहाँ का स्टाफ, थॉटी, स्टाइल, हर चीज बहुत अच्छी लगी। सबसे इम्प्रेसिव वहाँ की पेंटिंग थी। दीवारों पर वो पेंटिंग रूम में बहुत शानदार लग रही थी। मामू ने कमाल का ऑफिस सेट किया है। वो उसे तफसील से सूरत हाल से आगाह कर गई। पापा ने नहीं, ये सेटअप उमर भाई ने लोकेट किया है। ये उनकी चॉइस है, गिलानी इंडस्ट्री की लोकेशन और सेटअप। अलीजा ने दुख भरे लहजे में इतला दी। वो चौंकी और हैरानी तो रह गई थी। तुम्हारे उमर भाई ने? अमेजिंग है, कहाँ वो? यूं ही सोते हुए पूछे गई और वो हालांकि सुबह की गुफ्तगू सुन चुकी थी मगर अब कुछ भी याद नहीं था। वो सबसे नाराज है ना, तो अपने जाती घर में रह रहे हैं, इन्हें किसी पर डिपेंड करना पसंद नहीं है ना, इसलिए। अलीजा ने ये बात खुशी खुशी बताई थी कि वो किसी पर डिपेंड करना पसंद नहीं करता। उसके बाद समाविया ने उसे कुछ भी नहीं पूछा था। जरूरत ही नहीं थी कुछ भी पूछने की, क्योंकि समाविया को तो उस शख्स से कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रैनी कॉफी का मग उठाए वहीं चली आई थी। अलीजा से काफी पूछा, उसने इनकार कर दिया। फुफो, आप भाई से मिल रही हैं? कैसे हैं वो? अलीजा ने उनसे पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, माशाल्लाह से ठीक ठाक है, बस तबीयत कुछ खराब थी। पास नौकर चाकर है ना, वो उसकी केयर करेंगे। अब तो सुमैया भी वहीं उसके पास है। तो मामी अपने बेटे से मिलने चली गई। प्रैनी के साथ वो उनकी कैफियत देख सुबह थोड़ी परेशान हुई, अब मुतमईन थी। उमर बहुत अच्छा बेटा है, खुदा उसे खुश रखे। माँ को देखकर सारी नाराजगी भूल बैठा, सीने से लगकर खूब रोया। चलो अच्छा है, माँ बेटे के दरमियान खुफगी के बादल तो छटे। बाकी प्रैनी खोए खोए लहजे में बोली। वो इन्हें ही सुन रही थी। उनके चुप हो जाने को समाविया ने कोई नोटिस ना लिया। वो अलीजा और प्रैनी के साथ काफी देर बैठी बातें करती रही। मामू दुबई जाने की तैयारी में लगे थे। अशर अभी तक लौटा नहीं था, जबकि प्रैनी अम्मा जी को दवा देकर सुलाई थी। सुमाविया ने मगरिब की नमाज अदा की और अपने कमरे की जानिब बढ़ी, जबकि प्रैनी वहीं लाउंज में बैठी बहुत कुछ सोचने लगी थी। अब वो कैसा रिएक्ट करेगी? अगर वो कुछ सोचने लगी, फिर मुतमईन सी हो गई। दिन रात यूं ही पर लगाकर उड़ रहे थे। सुमाविया को पाकिस्तान आए हुए पूरे 2 माह का अरसा बीत चुका था। हर दिन में उसकी यादों के भंवर और हर रात में उसकी आंखों के गहरे साए उसे परेशान रखते। वो तो यूं ही दूर हो गया था कि मिलने की कोई भी उम्मीद कहीं भी ना रही थी। मामू का बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। वो अपना टूर मुकम्मल करके लौट चुके थे। सुमैया मामी के चेहरे पर अब परेशानी के बजाय खुशी होती थी। वो अपने बेटे से मिलकर जैसे फिर से जिंदा हो गई थी। उमर कई बार उसकी गैर मौजूदगी में आया था, मगर वो आज तक उससे नहीं मिल पाई थी। सुबह ऑफिस के लिए निकलती तो शाम ढले घर लौटती। उस रूटीन में वो कुछ भी याद ना रख पाती। यादें थी तो सिर्फ उसके वजूद और उसके सापे की, जो उसे अजब मीठा सा दर्द दे गया था। उसे मोहब्बत करना उसी ने तो सिखाया था, जो चाहता था दुनिया की हर लड़की उससे इश्क करे और वो किसी को भी अहमियत ना दे। मामू भी अपने बेटे से माफी मांग चुके थे, उससे बेइतनाई बरतने की माफी। उससे घर से निकल जाने को मामू ने ही कहा था। तब वो चला गया था दूर, बल्कि बहुत दूर, दिल में अजब से वसवसे पालकर। अब दिल के फसाने को बयां करते हैं आंसू। अब दिल के फसाने को बयां करते हैं आंसू। अब हमसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। रात अजब तरह से महकी थी। रेलिंग से टिकल गए वो चांदनी में किसी वजूद को तलाश कर रही थी। आसमां कई दिनों बाद तारों से भरा हुआ था। चांदनी चांद की रात ये मंजर बेहद दिलकश था, बहुत ही पुरकुसुम, दिलों में प्यार की अजब सी रमक जगाने वाला। काश तुम भी यहाँ होते, सोचते सोचते आंखें भर आई थीं। मैं तुम्हें सोचना नहीं चाहती, फिर भी सोचती हूँ। वो अपनी कमजोरी का एतराफ कर गई। बीता हुआ उम्मीद का मौसम खाक उड़ाता है आंखों में। कब भेजोगे दर्द का बादल, कब बरखा बरसाओगे। बरखा रुत पर कैसी झड़ी लगी थी, ये बेअख्तियारी सी क्यों दिल में छाई थी। आंसू रह रहकर पलकों का सीना चीर कर बह रहे थे। कितनी ही देर यूं ही बीत गई, कितने पल चुपके से दबे पांव गुजर गए। वो बेतासुर सी खड़ी थी, तब बंद आंखों पर हथेलियों की गिरफ्त बहुत मजबूत हुई। वो खुशबू जानी पहचानी सी खुशबू उसके बहुत करीब थी। ये शराब था कोई या हकीकत की कोई शबीह नुमदार हुई थी। किसी वजूद की गिरफ्त उसके गिर्द मजबूत होने लगी। वो तड़प कर मुड़ी। शराब हकीकत बना था। ख्याल ने हकीकत और सच्चाई का लिबादा ओढ़ लिया था। किसी ने उसे खुद से बेहद करीब किया तो आंखों पर पल भर के लिए यकीन ही ना आया। वो बहुत करीब खड़ा निगाह उस पर जमाए हुए था। क्या बताऊं कि रूठ कर तुझसे आज तक तजर्बों में खोया हुआ हूं मैं। तू मुझे भूल कर भी खुश होगा, मैं तुझे याद करके रोया हूं। वो शहद आगी लहजा कानों में रस उड़ेलता महसूस हो रहा था, जिसकी रफाकत एक ख्याल था, ख्वाब था। वो यूं सामने मौजूद होगा कब सोचा था। ऐसा साथ जैसे मुंजमद हो गए थे। इस पल समझ ना आया कि क्या करे। आई लव यू। वो पलकों से बहते अश्कों पर काबू ना पा सकी। यू आर इन माई हार्ट फॉर एवर। वो एक झटके से उसे खुद से जुदा कर गई। तेजी से हाथ मुंह पर रखे सीढ़ियां अबूर कर गई। सबूत दूंगा तुझे मैं वफाओं का अपनी, जरा सा गर्दिशे दौरा सुकून लेने दे। सर पर हाथ फेरता वो एक स्टाइल से गोया हुआ इस्तराबी और बेचैनी कैफियत में चलता हुआ अम्मा के कमरे की जाने बढ़ा।
जो उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। अब तो सब ठीक हो चुका है, खुदा का शुक्र है, उमर वापस आ गया है। कई सालों से घर में कोई खुशी नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कोई छोटा सा फंक्शन ही हो जाए, इस बहाने हल्ला गुल्ला हो जाएगा। अम्मा की बात पर सब ने हामी भरी कि घर में कोई अच्छा सा फंक्शन होना चाहिए, उमर भाई की शादी ना कर दें। भाभी आ जाएगी तो मजा आएगा, ये अलीजा ने कहा था। कैसे मजा आएगा? अशर ने कहा जो बाहर से अंदर आया था। अफकोर्स हमें भाभी लाने में मजा आएगा और फंक्शन की तैयारियां करने में। मगर भाभी लाने की जरूरत क्या है? नजदीक की नजर कमजोर है क्या तुम्हारी? अशर ने अलीजा को बावर करवाया। जी नहीं, मेरी नजर बिल्कुल ठीक है, तुम अपनी बात करो, वो चिढ़ते हुए साफ जवाब दे गई। तभी सुमैया सबके लिए शाम की चाय बना लाई। प्रैनी ने गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई किए थे। लाउंज में इस वक्त सभी बराजमान थे। अम्मा, मामू, सुमैया, परवीन के अलावा बच्चे भी मौजूद थे। उमर और समाविया वहां नहीं थे। समाविया ऑफिस से नहीं लौटी थी और उमर बाहर निकला हुआ था। अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, समाविया और उमर बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली इर्तजा। अपनी समाविया लाखों में एक है, वो उमर को ठीक कर देगी। अपनी मोहब्बत से मां थी, उन्होंने वैसा ही सोचा। हाँ परवीन, हम सबकी भी यही ख्वाहिश है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? या सुमाविया को इर्तजा ने परवीन से पूछा। वो तो उमर से मिलकर बहुत खुश थी, इन्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। नहीं भाई, आप सब लोगों की खुशी मुझे मंजूर है, मैं भी इस रिश्ते पर राजी हूँ। अलीजा और अशर ने खुशी से याहू का नारा लगाया। पूरे लॉन्च का माहौल खुशगवार हो गया था। तो फिर देर किस गल दी, तारीख तय करो जल्दी नाल। अम्मा जी खुशी खुशी बोली। तब अगले ही रोज बड़ों ने मीटिंग रखी थी। आप खुश हैं सुमाविया? उमर भाई के साथ रिश्ता तय होने पर अलीजा और अशर उसके कमरे में आए थे। ऑफिस से लौटने के बाद वो फ्रेश होकर निकली तो दोनों ने उसे बताया। तब उससे रिश्ते के मुतालिक किसी की तरह के एतराज के बारे में दरियाफ्त किया। पता नहीं, मगर मुझे कोई एतराज नहीं है। प्रैनी जो फैसला करेंगी मुझे हर सूरत उसे कबूल करना होगा। अजब सा लहजा था, शिकस्ता टूटा हुआ। खुशी होने के बावजूद कहीं भी नहीं थी, ना इधर ना उधर। तो क्या था? अपने उमर भाई से कह देना वो जीत गए हैं और मैं हार गई हूँ। कहकर वो रुकी नहीं, दोनों को ही हैरत में डुबोकर वहां से निकलती चली गई। दोनों ही समझ ना पाए थे कुछ भी। घर में बड़ों के दरमियान क्या फैसला हुआ, किस सजा की हकदार ठहरी, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। बस दुख था, दर्द था जो उसे हर पल अपनी लपेट में लिए रखता। वो खुश होते हुए भी खुश नहीं थी। उसे यकीन नहीं आता था वो इस तरह से अचानक उसके सामने आ खड़ा होगा। उमर मलाइक, ये नाम उसे इस कदर धोखे में मुब्तला कर गया था। उस रात में वो उसे इतने करीब देखकर भी बेहोश होते हुए बची थी। वो उसके कानों में जैसे जिंदगी उड़ेल रहा था। बदन में अजीब सी सरशारी तैरने लगी थी। उसके अल्फाज से वो उसे चाहता था। सुमाविया उसके दिल में धड़कन बनकर धड़कती थी। कितना लंबा सफर तय किया था ये सुनने के लिए। वो उसके मामू का बेटा होगा, कब सोचा था। ये भी कब सोचा था कि वो उसे इस तरह से दोबारा मिल जाएगी। वो प्रैनी की गोद में सरक कर बहुत रोई थी। सिसक कर अपने दुख को कम करने की कोशिश करने लगी थी। मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ने का दावा कर चुकी थी, फिर आगे तुम मेरी जिंदगी में क्यों मलाइक, क्यों? हर बार मेरे जज्बात से खेलकर क्या मिलता है तुम्हें? मैं इस कदर अजियतों से गुजरी हूँ, जीने को जी नहीं चाहता। कहा था ना मुझे अपने तिल्स्म से आजाद कर दो, तो क्यों मुझे इतनी सोबतों से नवाज दिया? क्यों? रात बहुत गहरी हो चुकी थी। वो हर किस्म के दर्द से बेनियाज लॉन से मुंसलिक सीढ़ियों पर बैठी सिसक रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतने गहरे दर्द से गुजरना पड़ा। मैं तुम्हारा दर्द अपने वजूद में समोना चाहता हूँ सुमाविया। आई वॉन्ट विद यू लिव इन मी, आई एम रियली इन लव। वो उसके करीब बैठते हुए धीरे से बोला। वो रुख मोड़ गई। मैं चाहता कि मिठास भरे लफ्ज से नाशना था। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है। मुझे इश्क की आला बुलंदियों पर पहुंच जाकर एक मुकम्मल इंसान बनने की ख्वाहिश मेरे रगों पे में उतारी है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है सुमाविया। मैं इन 5 माह में बहुत बदल गया हूँ। पल पल तुम्हें सोचा है, तुम्हारी रूह से इश्क किया है मैंने। होले होले वो अपनी मोहब्बत का एतराफ कर गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सुमाविया कि तुमने मुझे अपनी चाहत दान कर दी। मेरे लिए इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या होगी। वो अपनी निगाहें सामने मंजर पर साख्त कर गया। लोग आए हैं मेरी सच की पजराई करने। ये अलग बात है कि पत्थर के सिवा कुछ ना मिला। सुमाविया ने आंखें बंद करते हुए कहा। वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। वो कितनी बदल चुकी थी, जैसे उसकी चाहत मांद पड़ गई थी। मोहब्बत ने तो उसे बदल दिया था कि वो अपनी दाएं टांग का ऑपरेशन करवाकर सही सलामत लौटा था, किसी भी मसनूई सहारे के बगैर। फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। यही सूरत हाल थी दोनों के माबैन। मलाइक ने आह भरकर सोचा। मैं वाकई बदल गया हूँ सुमाविया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सड़ता पा बदल दिया है। मैं अगर लौटा हूँ तो तुम्हारे लिए। अगर प्रैनी उस दिन वहां ना आती तो मैं कभी भी इस घर में दोबारा आने का ना सोचता। आदत है तुम्हें अपनी कहने की, अपनी सुनने की। तुम क्या जानो मोहब्बत किसे कहते हैं? तुम क्या जानो कि तुम यहाँ मेरी वजह से नहीं, अपनी मोहब्बतों की कशिश तुम्हें खींच लाई है। मलाइक, तुम्हें अभी भी एतराफ करना नहीं आता? वो कहते हुए एकदम से खड़ी हुई थी। हाँ, मुझे एतराफ करना नहीं आता, इसलिए मेरे टूटे फूटे अल्फाज तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहते हैं। और वो भी उठकर सामने खड़ा हो गया।
مجھ سے شادی کر لو پلیز، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے بڑے انداز سے جیسے درخواست کی تھی۔ وہ ہنسی تھی اور ہنسی چلی گئی تھی، اس طرح کے پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ سمر ملا نہ مجھے جانے پھر کیوں میں نے قدم قدم پر وفاؤں کی آبیاری کی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل کی حالت بیان کر گئی تھی۔ میں مانتا ہوں سماویہ، میں نے لفظوں کی کشمکش میں الجھا رکھا تھا تمہیں، مگر اب نہیں، اب کوئی ادھورا پن نہیں۔ میں تمہاری زندگی سے اس ادھورے پن کو چرانے آیا ہوں۔ مجھے اپنا آپ مکمل کرنے دو، عشق کی انتہاؤں کا سفر کرنے دو۔ جھٹکے سے خود سے قریب کرتے اس نے سماویہ کی جھلمل آنکھوں میں اپنی گہری بھوری آنکھیں گاڑ دیں۔ لیو می مسٹر ملائک، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سماویہ کو عجب سا درد دے رہی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می اگین پلیز، مجھے چھوڑ دو، میں جیسی بھی جی لوں گی، مگر پلیز مجھے اس طرح کرنے پر مجبور نہ کرو۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ تب عمر ملائک نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ اس کا رونا نہ جانے کیوں ملائک کو بہت برا لگا تھا۔ وہ چلتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا اور سماویہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ آج رات میں سماویہ کی مہندی تھی۔ کس قدر جلدی کی تھی بڑوں نے اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں۔ اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ پورے گیلانی ہاؤس میں خوشی کا دلکش سا سما تھا۔ پورے تمطراق سے سجایا ہوا گیلانی ہاؤس اپنی شان و شوکت کی اعلیٰ مثال تھا۔ I want to live in your heart، سماویہ کی سسکیوں نے گھیر رکھا تھا۔ علیزہ کی تمام فرینڈز آئی تھیں۔ آج کل تو ویسے بھی وہ انٹر کے بعد فارغ تھی، کلاسز جوائن کرنے میں کچھ دیر تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر کوئی گیت چھڑا گیا تھا۔ وہ ہلکے مہندی اور پیلے ٹراؤزر اور پیلی شرٹ پہنے بڑا سا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے تھے، سر جھکائے سوچوں میں مگن تھی جب اسے ملائک کی کہی بات یاد آئی۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں ادھورا رہنے دیتا؟ تم میرے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہو، اس لیے تمہیں مکمل کرنے چلا آیا، اس نے کہا تھا اور وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت شاندار رہا تھا۔ علیزہ مہرون کلر کی شیفون کے کامدار لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اشر نے بھی بھائی کی شادی کے لیے خاص ڈریس بنوایا تھا۔ سبھی خوش تھے، پرمسرت پر نور چہرے۔ دکھ و یاس تو اس کے اندر تھا، بیتی ہوئی یادوں کی ٹوٹی کرنیں، بے ہنگم سے بکھرے ہوئے جذبات۔ وہ چپ چاپ سب کی خوشی کے آگے سر جھکائے بیٹھی تھی، جو اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ آج خوشی نہیں بددعا سی لگ رہی تھی۔ شادی کا دن بہت مصروفیت بھرے انداز میں گزرا۔ سمیہ مامی نے اس کے لیے تقریب کے حوالے سے خصوصی لباس بنوایا تھا۔ آف وائٹ اور میرون کنٹراسٹ والے لہنگے میں وہ حسن کا فضول خیز سراپا لگ رہی تھی۔ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ملائک نے آف وائٹ شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی، ساتھ میں بیٹھا وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شادی مبارک ہو بھابھی، حریم نے چہکتے ہوئے قریب آ کر کہا۔ وہ چونک کر جھکی ہوئی نگاہیں اٹھا گئی، وہ محض دیکھ ہی سکی۔ تو تم جیت ہی گئے، ملائک کے سائڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ عشق ہارا نہیں کرتا، بہت فخر تھا ملائک کے لہجے میں۔ اصل میں جیتا بھی نہیں ہوں، جیتا تو عشق ہے، محبت ہے، وہ پاکیزہ محبت جو میرے اور سماویہ کے درمیان تھی، جسے آبیاری کی بھی ضرورت نہ تھی۔ بس انجانے میں ہی میں اپنی محبت کو سمجھ نہ پایا۔ ملائک کا یہ اعتراف بخوبی سماویہ کے کانوں میں گونجا۔ محبت کبھی بھی ہوس طلب یا خواہش نہیں ہوتی، یہ تو روح سے ہوتی ہے، تلاطم خیز، مگر عشق و محبت کی پاکیزگی ہمارے کردار کو زنگ آلود نہیں ہونے دیتی۔ ہاں مانا، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، مگر میں پھر بھی عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں وہ سماویہ کے کانوں میں اڈیل رہا تھا، یا اسے کچھ باور کروانا چاہتا تھا، کچھ سمجھانا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے دل میں رہو۔ اس بات پر ملائک بے خودی میں ہنس دیا۔ وہ کمرہ جو ملائک کا تھا بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا، ہر رنگ کی اس کی خواہش پر بکھیرا گیا تھا۔ رنگا رنگ کے گلاب کمرے کی دلکش خوبصورتی میں اضافہ کر گئے تھے، اور دروازے کی دہلیز کے بیچوں بیچ کھڑی وہ اس کمرے کی رنگوں رعنائیوں میں کھو سی گئی تھی۔ کتنے ہی پل یوں ہی دبے پاؤں گزر گئے تھے۔ وہ پورے کمرے کی نیم تاریکی اور مہکی ہوئی خوشبو کو اپنے وجود میں دمکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تو تم میرے ہو گئے ہو ملائک، اس نے بے یقینی کی سی کیفیت میں کہا۔ میں بلاخر تمہارے دل میں دھڑکن بھر کر دھڑکنے لگی ہوں۔ تمہیں محبت کے اصل معنی آ ہی گئے۔ وہ خود میں ہنسی تھی اور ہنسی چلی گئی تھی۔ میں نے تمہیں جیت لیا ملائک، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ ہاں، میں نے رب سے تمہیں مانگا، ہر پل ہر لمحے میں نے اس پیارے خدا سے شکوہ کیا تو اس بات کا کہ اس نے مجھ سے تمہیں چھین لیا۔ میں اس کے آگے جھکی بھی تو صرف تمہارے لیے۔ میرے عشق کی یہ بلندیاں، یہ حقیقتیں، یہ سب میرے نصیب کو امر کر گئیں ملائک، مگر میں خوش نہیں۔ کیوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ تمہیں لگا تھا میں تم سے فلرٹ کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، پہلے بھی میں یہی سمجھتا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ تمہارا عادی ہو چکا تھا، تمہیں چاہنے لگا تھا، وہ بھی اس طرح کہ خود بھی جان نہ پایا۔ حریم نے مجھے ہمیشہ کہا کہ میں تمہیں دھوکہ نہ دوں۔ پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا، کون سے احساسات تھے، تم جہاں ہوتی وہاں میرے قدم خود بخود اٹھ جاتے، تمہیں دیکھ کر عجب سی سرشاری روح میں سرایت کر جاتی، اور جب تم میری ہر بات چپکے چپکے مان لیتی تب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے بیہیویئر آف لائٹ کو اسٹڈی کیا، اور اس تحقیق میں نے محبت کو اسٹڈی کیا۔ تم سے محبت کر کے محبت کو جب خود محسوس کیا تبھی اس کا راز پا سکا ہوں۔
वो सामने बैठा हर राज अफशा कर रहा था। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अपने इश्क में डूबा हुआ देखना चाहता था, और मैं वो सब देख चुका हूँ। वो सोफे पर इजी होकर बैठा, एक टांग पर टांग रखे, अपनी गहरी निगाहें उस पर जमाए हुए था। जानती हो मैं सब घर वालों से क्यों लड़ता था? जब मैंने पुप्पो के बारे में सुना कि उन्होंने अंकल तैमूर से सिर्फ तुम्हारी खातिर शादी की है, पुप्पो की गोद फिर से हरी नहीं हो सकी। उन्होंने तुम्हें बेटी से बढ़कर प्यार दिया और अंकल तैमूर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। मुझे पुप्पो को देखने का शौक पैदा हुआ। मैं इस माँ को देखना चाहता था जिनके लिए जन्म दिए हुए रिश्ते से बढ़कर तुम्हारा वजूद था। मुझे खुशी हुई जब मैं पुप्पो से मिला, मगर मैं ये हरगिज जान नहीं पाया कि तुम ही वो लड़की हो, और जब पता चला तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। वो जैसे खुद पर हंसने लगा था। मैंने पुप्पो को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें जाते हुए कहा था ना मैंने, तुम मुझे भुला नहीं पाओगी, जितना दूर जाने की कोशिश करोगी मैं उतनी शिद्दत से करीब आऊंगा, कहा था ना। वो चलता हुआ बेड के करीब आन रुका। क्या तुम अभी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो? वो जैसे तस्दीक चाह रहा था। बोलो समाविया, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? उसका हाथ पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा करके कदरे दुरुस्तगी से बोला, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। खुद से करीब करते हुए वो हंसा था और कहका लगाकर हंसता चला गया। यू लिव इन माई हार्ट। मोहब्बत पाश निगाहें समाविया को पिघलाने लगी। वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। आई डोंट लव यू। उसके सीने पर मुक्का मारते वो रुख मोड़ गई। तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगी? मैं अपने हर गुनाह हर गलती का एतराफ कर चुका हूँ। वो झंझलाते हुए फिर से बोला, आप मुकम्मल तौर पर बदलने का वादा करें, मैं तब आपकी बात मानूंगी। वो मुड़ते हुए बहुत इस्तेहकाक से गोया हुई। कहकर तो देखो, तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। मलाइक ने मुस्कुराते हुए समाविया के कंधे पर अपने बाजू जमाए थे। आप मामू को आइंदा कभी तंग नहीं करेंगे, वादा? अपना बिजनेस फिर से ज्वाइन करेंगे, गिलानी इंडस्ट्री ब्रांच, ओके? मान लिया। सबको खूब तवज्जो और प्यार देंगे, खसूसन मामी को। वो आपकी वजह से बहुत उदास रहती हैं। सब शराइत दूसरों के लिए ही है, अपने लिए कुछ नहीं मांगूगी। मैं भी तो इंसान था, एक खामी रह गई। मैंने जिसको दिल दिया, मैंने सोचा कुछ नहीं। उसकी शोखी पर सुमाविया ने घूर कर देखा। मैं चाहता हूँ दुनिया की हर लड़की मुझसे इश्क करे। मलाइक ने उसे फिर से छेड़ा था। दुनिया की हर लड़की मुझ जैसी पागल नहीं हो सकती। उसके खुले एतराफ पर मलाइक का जानदार कहका बरामद हुआ था। वादा करो आइंदा मुझसे कभी नहीं रूठोगी। उसने मोहब्बत से तस्दीक चाही थी। कभी नहीं, कहते हुए उसके मजबूत हिसार में खुद को मुकीद कर गई थी। मोहब्बत का अनोखा मिलन हो रहा था। बहार की रिमझिम में इश्क इंतहा की बुलंदियों पर था। हर नाराजगी धुल गई थी। पाकीज़ा मोहब्बत ने इश्क का लिबादा ओढ़ा तो प्यार अमर होता नजर आया था। मोहब्बत जीत जाती है जब दिलों की धड़कनों में प्यार का कोई गीत छेड़े। बरखा रुत पर सावन भीगे, महके जज्बात को आशनाई मिले, प्यार को सच्चाई मिले। मोहब्बत जीत जाती है जब चाहने वाले हमदम इश्क का जाम में मोहब्बत पी लें, एक दूजे को दिल में सुंघ लें। नफरतों की हार हो, टूट कर प्यार हो। मोहब्बत जीत जाती है जब इश्क बुलंदियों पर हो, इश्क को इंतहाई सच्चाई मिले, इश्क को रोनमाई मिले।